रिलेशनशिप में जो दुख है वो कहाँ से आता है? एक्सपेक्टेशंस, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे को क्लैरिटी से चीज़ों को नहीं बताना, अपने खुद ही मन में फरमाइशी प्रोग्राम बना लेना। शोभा जी, जहाँ पे भी एफर्ट आएगा ना, वहाँ लव उड़ जाएगा। तभी शादी से पहले लड़का लड़की का लव होता है। शादी होते ही ना एवेपोरेट हो जाता है, काम करना पड़ता है। भाई, अगर मेरी बीवी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी को करेगी? शादी फेरे तो मेरे से ली, तो मैं ही तो हूं जिसको क्रिटिसाइज करेगी। तो कर ले, क्रिटिसाइज भी कर ले, क्या दिक्कत है? बीवियों का तो ये होता है ना, दुख इतना दुखी भी नहीं करूंगी कि तू छोड़ दे जीवन, और इतना खुश भी नहीं रहने दूंगी कि वैसे छोड़, बीच से मैं रखूंगी। तो बेसिकली जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स का बोझ हम लोग उठा रहे हैं कि हमारे फादर को नहीं पसंद कि हम अपने घर की बात किसी को बताएं। देखो, अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में जितना आप पूछ रही हो, अगर सोच रहा है, और बहुत लोग सोच रहे हैं, वो वैसे ही लूजर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है। मैं बोझ हूँ, मैं। अरे फिर तू नोट कमाना, काम नहीं है तेरे पास। और ये बता के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वायरल ना हो जाए आपका पॉडकास्ट, आई रियली हो, फॉरवर्ड मत करना ज्यादा। मेरे तो पेट पे लात पड़ेगी। जो आपका लॉयल ऑडियंस है वही देख के खुश रहे, क्योंकि रीजन क्या है, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इससे तो सब रिजॉल्व ही हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द जर्नी विद इन पॉडकास्ट में मेरे यानी शोभा राणा के साथ। मैं एक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडसेट कोच हूँ और साथ ही इस पॉडकास्ट की होस्ट और क्रिएटर भी हूँ। द जर्नी विद इन पॉडकास्ट का एम है आपको आपकी बेस्ट लाइफ, आपकी ड्रीम लाइफ डिज़ाइन करने में मदद कर सकें। और ये होगा कैसे? बाय टेकिंग द जर्नी विद इन। अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझने से आप अपनी लाइफ में थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सिचुएशंस को कैसे प्रोसेस करते हो, इसकी एक गहरी समझ पैदा करने में इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरी ये कोशिश है कि आपको कुछ नए नज़रिए, नए पर्सपेक्टिव्स दे पाऊँ, कुछ नए लेंस दे पाऊँ, जहाँ से आप अपनी लाइफ को रिविजिट कर पाएँ और इम्प्रूव कर पाएँ। आज के इस एपिसोड में हम द जर्नी विद इन करने वाले हैं थ्रू द लेंस ऑफ रिलेशनशिप्स। जी हाँ, रिश्तों के नज़रिए से आज हम अपने आप को, अपने इनर वर्ल्ड को बेहतर समझने वाले हैं। क्योंकि जो हमारे रिश्ते होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। हमारे रिश्ते, चाहे वो हमारे स्पाउस के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, पेरेंट्स के साथ हो, नेबर्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, बॉसेस, पीयर्स, कोलीग्स के साथ हो, ये हमें बताते हैं कि हम कब कैसा फ़ील करते हैं, क्यों अच्छा फ़ील करते हैं, क्यों अच्छा नहीं फ़ील करते, हम कहाँ पे कैसे डिसीजंस लेते हैं, हम किस तरह के एक्शंस करते हैं, हम सिचुएशंस की समझ कैसी रखते हैं। तो हमारे रिश्ते हमको हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम कोशिश करेंगे रिलेशनशिप्स के थ्रू अपनी लाइफ को बेहतर समझने की। आज के हमारे गेस्ट हैं अमित सांगवान जी, जो द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर पहले भी आ चुके हैं। हमारा जो पिछला पॉडकास्ट था उस पर 22 लाख से ज़्यादा व्यूज़ हैं। जी हाँ, 2.2 मिलियन प्लस व्यूज़। और साथ ही साथ कमेंट्स में आप लोगों ने बताया कि किस तरह से इस पॉडकास्ट ने आपको अपनी लाइफ में एक नया नज़रिया दिया, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का एक मौका दिया। तो आज हम ऐसी ही एक कोशिश करने जा रहे हैं रिलेशनशिप्स के लेंस से। अमित जी एक रिलेशनशिप कंसल्टेंट भी हैं और साथ ही साथ एक यूट्यूब क्रिएटर हैं। इनके बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब पर। सैंगो लाइफ सूत्रास इनका मेन चैनल है, जिसे जाकर आप चेक कर सकते हैं, इनका कंटेंट भी देख सकते हैं। और आज हम समझेंगे अपने रिलेशनशिप्स को और उनके कॉमन चैलेंजेस को बहुत गहरे रूप में विद अमित सांगवान जी। प्लीज वेलकम हिम ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। नमस्कार अमित जी, आपको दोबारा मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आपके साथ शूट करने में, बात करने में जो मज़ा आता है वो तो डेफिनेटली दैट्स ब्यूटीफुल, क्योंकि बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे भी, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ वुमन, एज अ कोच। और और आपका जो एक बहुत यूनिक स्टाइल ऑफ डिलीवरी है, जिसमें कुछ ह्यूमर है, कुछ एनेक्डोट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज़ जस्ट सो इंट्रीगिंग। तो सारी बातों को काटते हुए लेट्स कम टू द मेन पॉइंट जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। अब ये जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक फाउंडेशन है बहुत सारी चीज़ों की। इंस्पिरेशन भी रिलेशनशिप से आती है, मोटिवेशन भी आती है। लेकिन ये रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना ऐसे इस पॉडकास्ट पे क्यों ज़रूरी है? आज हम ये कॉन्वर्जेसन क्यों कर रहे हैं और इससे किसकी मदद होगी?
देखो, सबसे पहला तो मेरा एम है कि मेरी मदद हो जाए, क्योंकि मैं रिलेशनशिप कंसल्टेंट हूँ और मैं रिलेशनशिप का डॉक्टर हूँ, और मेरी निकल पड़े तो एक दैट इज़ वन। बट मेन रीज़न मैं बताऊँगा क्या है, रिलेशनशिप्स अफेक्ट एवरीथिंग। Relationships, when we say, it's not about relationship husband wife, लड़का लड़की, it is all relationships. आप देखें कंट्री की रिलेशनशिप्स भी चेंज हो रही हैं। कंट्री, व्हेन वी सी इंडियाज रिलेशनशिप्स विद यूएस, ट्रम्प आने के बाद पहले, या रशिया, तो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट एट कंट्री लेवल ऑल्सो एंड इंडिविजुअल लेवल ऑल्सो। सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट है फैमिली। इंडिया इज नथिंग बट 35 करोड़ स्मॉल फैमिलीज, एंड मे बी 10 करोड़ बिग फैमिलीज, एंड 5 करोड़ अल्ट्रा बिग फैमिली, जिसमें सास बहू, मतलब सास ससुर वाले भी आ गए और दोनों लड़का लड़की के खानदान आ गया, तो वो 5-7 करोड़ फैमिलीज हैं। एंड इनमें जो डायनेमिक्स हैं, इट अफेक्ट्स आवर इकोनॉमी। बात करी नहीं जा रही मेरे हिसाब से। हमारे देश को अगर हम इंडिया की सेटिंग्स में बात करें, पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, चाइना से खतरा, पाकिस्तान से, यूएस, रशिया, हम बहुत डिस्कस करते हैं। हमें धर्म का खतरे की बात, और ये सब बहुत चलता है, पॉलिटिक्स, ये वो। सबसे बड़ा खतरा इंडिया को है इंडिया की फैमिली लेवल की रिलेशनशिप से, जीडीपी पे और असली, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स होता दिख रहा है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप्स ही आपकी इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करेंगी, नौकरी को अफेक्ट करेंगी, पैसे को, वेलबींग को। कोर्टों में केस जो चल रहे हैं, किसी महाराष्ट्र वाले ने किसी दिल्ली वाले पे नहीं कर रखा, चाचा ताऊओं में चल रहे हैं। ये जितने फैमिली कोर्ट्स में डिवोर्सेस चल रहे हैं, ये भी हस्बैंड वाइफ के बीच में चल रहे हैं। तो सारी कॉन्फ्लिक्ट जो निकल कर आई है और आ रही है, इट इज ऑल विद इन दिस रिलेशनशिप्स गोइंग रॉन्ग। दैट्स व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ज़रूरी है कि उसके बारे में हम बात करें। और आज जैसा कि आपने भी कहा कि रिलेशनशिप का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ के बीच के रिलेशनशिप की बात करें, पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप, इन लॉज के साथ, पीयर्स के साथ, कोलीग्स के साथ, कम्युनिटी में आपके रिलेशनशिप्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फाउंडेशन फर्स्ट कि आज जो रिलेशनशिप्स हैं वो कोलैप्स क्यों हो रहे हैं इतने ज़्यादा? रिलेशनशिप में जो दुख है वो कहाँ से आता है? एक्सपेक्टेशंस, टू मच ऑफ एक्सपेक्टेशंस, टू मेनी एक्सपेक्टेशंस, एक दूसरे को क्लैरिटी से चीज़ों को नहीं बताना, अपने खुद ही मन में फरमाइशी प्रोग्राम बना लेना, बॉलीवुड के जो सिस्टम्स बनाए गए हैं, लड़के की माँ सेक्रीफाइस करेगी और लड़की की माँ स्लीवलेस ब्लाउज पहन के घूमती है, मतलब जो स्टीरियोटाइप्स हैं 1970s में, बेटा तू आ गया, लड़के की माँ ने बहुत सेक्रीफाइस किया है और लड़की की माँ तो भाई नहीं सेक्रीफाइस करती। बिकॉज सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, क्योंकि कई लोग सोच लेते हैं कि लड़की को पैदा करने में ज़्यादा एनर्जी निकलती है महिला की, और लड़की तो ऐसी पैदा हो जाती है। ये जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, ये इनसे ही है। ये हक है कि हम तो लड़के वाले हैं, लड़की वाले हैं, या मैं लड़का हूँ या मैं लड़की हूँ, या कौन कितने पैसे कमाता है, या दूसरे से जो अनड्यू एक्सपेक्टेशंस हैं, उसका बोझ अब नहीं लिया जा रहा। स्पेशली जो नई जनरेशन है वो नहीं ले पा रही। अमित जी, एक्सपेक्टेशंस के बिना रिलेशनशिप हो कैसे सकते हैं? कैसा दिखेगा एक रिलेशनशिप जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन ना हो? नहीं, एक्सपेक्टेशंस मैं कह रहा हूँ बहुत होनी चाहिए। रिलेशनशिप में जब भी आप बनाओ, बहुत एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, पर अपने आप से होनी चाहिए कि मैं खाना बनाऊँगा, बनाऊँगी नहीं बनाऊँगा, बीवी को मैं ऐसे करूँगा, माता-पिता के लिए मैं ऐसे करूँगा, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं ऐसा दिखूँगा, मैं ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। ये नहीं कि ये इसके लेफ्ट गाल पे डिंपल क्यों नहीं आता, ये माता-पिता के साथ आरती क्यों नहीं उतारती, ये लेट क्यों उठती है, सुबह क्यों नहीं जल्दी उठती। ये एक्सपेक्टेशंस की जो फरमाइशी प्रोग्राम है, हमने हर रिलेशनशिप के तैयार हैं। माता-पिता ने बच्चों के नाम के 100 रखे हुए हैं, बॉस ने एम्प्लॉयी के नाम के 1,500 रखे हुए हैं, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड के नाम पे रखे हुए हैं 2,500। आज तो हमारी एनिवर्सरी है? हम तो 1 महीने से ही जानते हैं। हाँ, तो 1 महीने वाली एनिवर्सरी है ना, तुमने कुछ किया नहीं, हैं? हाँ, व हस्बैंड वाइफ की शादी की एनिवर्सरी है, एक्सपेक्टेशंस की, पता नहीं हस्बैंड क्या करेगा। भई तुम क्या कर रही हो? तुम सुबह तैयार होके तुमने क्या किया? तुम बताओ ना, तो यू डू योर पार्ट वेल। अगला जो कर रहा है करने दो। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में। मेरे को बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम नहीं, बट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ होनी चाहिए, दूसरे से नहीं होनी चाहिए। बेसिकली मैं सवाल इसलिए पूछ रही थी आपसे ताकि हम
एक मॉरल हाई ग्राउंड से बात ना करें, हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लेंस ऑफ लाइफ से बात करें, क्योंकि जब लोग ऐसा कहते हैं एक्सपेक्टेशंस कम कर दो, रखो मत, तो मुझे लगता है वो इम्पॉसिबल है। जब आप रिलेशनशिप में हो, आप दुनियादारी में हो, आप आपस में ट्रांजैक्शन भी करोगे। एक वर्ड है जो बहुत नेगेटिवली यूज होता है रिलेशनशिप में, दैट इज ट्रांजैक्शन, कि बहुत ट्रांजैक्शनल है। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? ट्रांजैक्शनल है एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट बीइंग हाँ, मतलब ट्रांजैक्शनल? कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो ट्रांजैक्शनल नहीं होता? मुझे लगता है हर जगह कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा होता है। नहीं, व्हाई डू वी सी इट सो नेगेटिवली? नहीं, लोग कहते हैं ट्रांजैक्शनल में लोग पैसे को कर लेते हैं। आप ये देखें कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है 2 महीने के बच्चे को, ठीक है? अब लोग कहेंगे ये तो ट्रांजैक्शन, ये भी ट्रांजैक्शनल है। कैसे है? बच्चे को तो जो मिल रहा है पता ही है, माँ, दूध, सिक्योरिटी, पर वो क्यूटनेस भी तो दे रहा है बच्चा माँ को, जिससे वो दूध निकलता है, उसके बिना निकलेगा नहीं। जिन महिलाओं में ममता नहीं होगी ना, तो बायोलॉजी सही होने के बाद भी केमिस्ट्री सही नहीं होगी, दूध नहीं निकलता कई बार। तो बच्चा भी दे रहा है, फीलिंग दे रहा है हर बार। तो ट्रांजैक्शंस हो रहा है, होने तो व्हाट इज सो रॉन्ग? ओनली थिंग इज वी शुड नो हाउ टू हैंडल देम। हाउ वी हैंडल दिस ट्रांजैक्शंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस, फिर ये अपने पे 2-4 घंटे का टॉपिक हो जाता है। बट ट्रांजैक्शनल इज ओके, तो मतलब बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू थ्रू दिस क्वेश्चन अमित जी, कि हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज करें इन लोडेड वर्ड्स को। जैसे कि ट्रांजैक्शन, ऐसा लगता है कि इतना नेगेटिव वर्ड है और हम बहुत इजीली ये बोलना शुरू कर देते हैं कि फ्रेंडशिप बड़ी ट्रांजैक्शनल है, बॉस बड़ा ट्रांजैक्शनल है। तो क्या होता है, हम उन रिलेशनशिप में उतनी कमिटमेंट और ईमानदारी नहीं दिखा पाते, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, इट्स रिलेशनशिप इज बियॉन्ड दिस। आपको जैसा फील हो रहा है वो तो फील हो ही रहा है, उससे आप भाग नहीं सकते कि ऐसा हो रहा है, क्या फायदा? प्रॉब्लम यहाँ उन लोगों को ज्यादा है जिनने देना नहीं है, जिनने लेना है। तो कहानी ऐसे हो रखी है सारी। एट 60 years of age, the parents don't want to do anything now. कहते हैं हमने इतना कर दिया, अब ऐसे करके बहू आएगी, बेटा वो सेवा करेगा ऐसे। तो अब उनको ये नहीं है कि नहीं, बहू नौकरी पे जाती है और पोता पोती को रखना पड़ गया, तो ये मत बोलो तुम। नहीं, ट्रांजैक्शनल है ना। तो हम तुम्हारा करते ही रहेंगे क्या? नहीं नहीं, आपने 90 साल जीना है, 80 से 90 हमें बहुत करना पड़ सकता है, अभी भी करो। आपने मम्मी मेरा किया था, बेटा बोले थे, वो मैं तो आपका बेटा, वो तो करना ही था। वो तो ये बहू आई है, इसका इसकी माँ बाप ने भी तो तैयार करके भेजी है ये। पोता पोती का करोगे तो एक्स्ट्रा माना जाएगा, और अभी शरीर चल रहा है तो क्यों नहीं करते आप? तुम तो हमें यूज कर रहे हो। हाँ, हम आपको यूज कर रहे हैं ताकि आप हमें यूज कर सको, पर क्या गारंटी? गारंटी तो किसी चीज की नहीं। बट ये जरूर है कि अगर अगर कोई 60 to 75 किसी के काम नहीं आया, तो 75 से 90 उनके काम आना मुश्किल हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। जो इमोशंस आ रहे हैं वो जेन्युइन है, आपको एड्रेस करने हैं। एंड ये हाई मॉरल पॉइंट पे नहीं रहना कि ये दोस्ती क्या है। आप मेरे दोस्त हैं, ऑम्बियंस मॉल में हम जाते हैं, हर बार फाइन डाइनिंग में 5,000 का बिल आता है और मैं ही पे करके आता हूँ, और आप कभी भी पे नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कभी भी नहीं करते। आई एम टॉकिंग, ठीक है? तो भाई फिर ऐसा हो जाता है कि यार ये मैं ही दे रहा हूँ, मतलब मुझे ही कंपनी की जरूरत है, मेरे को ही दोस्ती निभानी है। सम पॉइंट ऑफ टाइम तो आएगा। हाँ, हो सकता है वो दोस्त उसका होमवर्क कर रहा है, उसका उसको कहीं कॉन्ट्रैक्ट दिला रहा है, कुछ कर रहा है, मतलब इन रिटर्न, तो ठीक है, फिर आदमी कहता है ठीक है यार, फिर तो खिलाएंगे पिलाएंगे, इंडिया में तो चलता है सारा काम। ट्रांजैक्शनल बैलेंस हो गया ये तो बेसिकली। क्या, रिश्ते सब ऐसे ही होते हैं? हाँ, ऐसे ही होते हैं। तो रिश्ते क्या पैसे पे ही चलेंगे? नहीं, इमोशंस पे भी चल सकते हैं। कई बार आप क्यूटनेस से भी काम चला सकते हैं। दिक्कत क्या है? कई बार क्यूटनेस से भी काम चल सकता है कि भी कोई प्यार से किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी ट्रांजैक्शन है। आपने किसी से इज्जत से बात कर ली, वो भी एक ट्रांजैक्शन है। प्रॉब्लम क्या है, रिश्तों में जब भी हम ट्रांजैक्शन वर्ड यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल मिसअंडरस्टैंड इट एज मनी। नो, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट इज अबाउट सो मेनी अदर थिंग्स। जो भी आप एक्सचेंज कर रहे हो आपस में, चाहे वो लव एक्सचेंज कर रहे हो, इमोशन कर रहे हो, या चाहे मनी से रिलेटेड कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, व्हाटएवर यू आर एक्सचेंजिंग इज अ ट्रांजैक्शन। और वो ट्रांजैक्शन में आप कितना मीनिंग डाल सकते हो, कितना। सी, आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, आई टेक मनी, तो मनी का ट्रांजैक्शन हो गया। इन रिटर्न आई एड वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्लैरिटी, in terms of you know saving your marriage, saving somebody is going to and paying to lawyers or doctors or getting into a sad state, तो उसको मदद कर देता हूँ, तो वो ट्रांजेक्शन हो गया ना। तो रिलेशनशिप तो
क्लाइंट का भी होता है, कस्टमर का भी होता है, डॉक्टर का भी होता है। डॉक्टर के पास जाता है, पर्ची लिख देता है, आप जाते हो यार मेरे क्या है ये वो ऐसे ऐसे कुछ करेगा, पर्ची लिख देगा, 500 रुपये उसने ले लिए। तो रिलेशनशिप है वो भी, उसने आपको पर्ची दी, आप जाके दवाई लोगे, ठीक हो जाओगे। तो यही चीजें हमारी उस लेवल पे हो रही हैं, पर कॉन्शियस लेवल पे होती हैं जहां हम एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं, अनकॉन्शियस लेवल पे होती है जो हमारे नॉर्मल रिश्ते होते हैं। अमित जी, आपने पेरेंट्स की बात की, पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशनशिप होता है या डॉटर इन लॉज के साथ जो रिलेशनशिप होता है। मैं अपनी मदर से 2-3 दिन पहले ही बात करी थी इस बारे में। रिलेशनशिप जब पेरेंट्स अपनी नज़र से देखते हैं, स्पेशली जो हमारी जनरेशन है, जो उनके पेरेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्ज़ से देखते हैं कि हमारा हमने ये किया तुम्हारे लिए, हमने इतने फ़र्ज़ पूरे किए, हमने इतने सैक्रिफाइसेस किए, हमने ये किया। लेकिन मुझे लगता है एक रिलेशनशिप में प्यार सिर्फ़ फ़र्ज़ और सैक्रिफाइस से नहीं आता, प्यार कहीं और से आता है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ अपने बच्चों के लिए निभा देते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि उस रिश्ते में प्यार हो। दोनों तरफ से, राइट? तो ये प्यार जो है इसको कैसे डिकोड करें, इसको कैसे कल्टीवेट करें, इसको कैसे समझें एक रिलेशनशिप में, ये आता कहाँ से है? बिकॉज़ मुझे ये समझ में आ गया कि ये सिर्फ़ फ़र्ज़ पूरे करने से नहीं आता, वरना इतने सारे जो बच्चे हैं उनके अपने पेरेंट्स के साथ कंप्लेंट्स नहीं होते। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सारे कंप्लेंट्स वैलिड हैं, हो सकता है कुछ इनवैलिड भी हों, लेकिन कई सारी कंप्लेंट्स वैलिड भी हैं, राइट? अपने पेरेंट्स के साथ बात ना कर पाना, उनके साथ बैठकर इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ना कर पाना, अपनी ग्रोथ उनके साथ से रिलेटेड शेयर ना कर पाना, या आपको अपनी लाइफ में जो चीज़ करके खुशी मिलती है, फ्रीडम फील होती है, वो नहीं कर पाना उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो प्यार वाला जो एलिमेंट है ना, वो रिश्तों में थोड़ा मिसिंग होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा इमोरल हाई ग्राउंड की जो चीज़ें हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये किया था तो तुम्हारा ये बनता है, वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो हाउ हाउ डू वी अंडरस्टैंड लव इन रिलेशनशिप्स? सी वो वही बता रहा हूँ, वो ट्रांजैक्शन को क्लियर क्लियर बता रहे हैं। सिंपल सी चीज है। पहली बात तो लव क्या होता है ना, लव इज लाइक ए छींक। आज छींक कहाँ से आती है बताओ? समथिंग हैपन्स एंड आ जाती है, ठीक है। अभी जैसे आपके चेहरे पे स्माइल आई, कहाँ से आई? कहाँ से लेकर आए? आ गई, ठीक है। छींक आ गई, रोना आ गया, कैसे आता है? रोना कैसे आता है? ठीक है। वैसे ही लव है, इमोशंस हैं, आ जाता है। और अब आजकल के जो से पेरेंट्स हैं, अनफॉर्चुनेटली इंडियंस को ग्रेसफुली एज करना नहीं आता। आजकल के जो पेरेंट्स 60-70s में हैं, इनके पेरेंट्स बड़े असहाय थे, क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया में पैदा नहीं हुए थे, गुलाम इंडिया में पैदा होते, देशी गरीब था। तो उस टाइम पे जो भी वो कह रहे हैं उनने आपके लिए किया, जब पेरेंट्स कहते हैं से आपकी मदर, तो वो किया जो शायद वो करना नहीं चाहती थी, तभी तो एफर्ट लगा। शोभा जी, जहाँ पे भी एफर्ट आएगा ना, वहाँ लव उड़ जाएगा। तभी शादी से पहले लड़का लड़की का लव होता है। शादी होते ही ना एवेपोरेट हो जाता है, काम करना पड़ता है। एफर्ट आ गया ना, तो एफर्ट में लव निकल जाता है। लेकिन एफर्ट तो रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करेगा ही ना हाँ, अमित तो जी। फिर करेगा तो ही। उसके बिना फिर लव होगा ही नहीं, मतलब आप हाँ, ये तो कह बिना रहे हो। लव के काम नहीं चला सकते। बिना लव के रिलेशनशिप में काम चला लेना चाहिए। सी, प्यार को अगर जिस्म की भूख समझ के चलोगे ना तो मिल जाएगा। ये बाहर ऐसे ढूंढोगे ना कि कहीं मिल रहा है तो नहीं होगा, तो वो उससे काम चला लो, क्या दिक्कत है? कभी कभी मिल जाएगा, जैसे छींक कभी कभी आ जाएगी, वैसे ही लव है। काम कर रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ, आप कुछ कुक कर रहे थे, वो कर रहे थे, कोई अच्छी डिश मिल गई, बन गया, खा लिया। कहीं कभी घूमने चले गए, कभी आ गया लव। ये 24 घंटे का लव तो कहीं होता नहीं, ये 24 घंटे की हैप्पीनेस तो होती नहीं। लव आज कलेश नहीं हुआ मैरिज में तो लव ही था। अरे कुछ लव ही है तभी तो चल रहा है प्रोग्राम। उसको फिजिकली महसूस नहीं कर सकते, बस आप अंदर से फील होता है। पर ये जो कॉन्सेप्ट हो रखा है कि हमारा तो लवलेस मैरिज है, अरे कोई नहीं, मैरिज तो है ना, लव भी आ जाएगा। किसका कांस्टेंट लव देखा है आपने, बताओ? कोई कपल जानते हो आप सेलिब्रिटीज में, या जिसमें भी फोटो खिंचाना अलग बात है, जैसे लव टपकता ही रहता है छत में, जैसे लीक हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो आप ये कह रहे हो कि जो लव है वो हमेशा एग्जिस्ट नहीं करता एक रिलेशनशिप में। नहीं, लव एग्जिस्ट, लव इज लाइक ए छीक, इट विल कम, इट विल गो। what will exist is a shared purpose which will happen when the kids happen। अच्छा, तो बच्चे नहीं होंगे तो फिर क्या शादी नहीं चलेगी? डिफिकल्ट हो जाती है जरूर। तो क्या करने जरूरी है? हाँ, अगर कर सकते हो तो जरूरी है। तो क्या शादी में बच्चे नहीं हुए तो क्या डिवोर्स ही होगा? नहीं, जरूरी नहीं है। पर कोई पर्पस तो हो, शेयर्ड पर्पस, शेयर्ड गोल, जिसको करने में मजा आए, अच्छा लगे। तो बेसिकली आप एक रिलेशनशिप में हो, वो जो भी रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंट्स के साथ है, चाहे सिबलिंग्स के साथ है, चाहे पार्टनर के साथ है, वहाँ पे कुछ ना कुछ शेयर्ड
पर्पस या शेयर्ड कॉन्वर्जेशन या कुछ ना कुछ शेयर्ड होना ज़रूरी है। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? एब्सोल्युटली राइट। रिलेशनशिप में ना अमित जी, जब दूसरा इंसान, चाहे वो आपका भाई बहन है, चाहे आपका पार्टनर है, कोई भी, अगर दूसरा इंसान की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट मनी, किसी भी स्फेयर में, चाहे उन्हें फेम ज़्यादा मिल रहा है, उनको लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं, उनकी समाज में ज़्यादा इज्जत हो रही है, वो पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, तो नेचुरली आप थ्रेटेंड फील करना शुरू हो जाते हो अंदर से, चाहे आप इसको एक्नॉलेज ना करो, चाहे आप ये कहो कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ उनकी ग्रोथ से, ये वो, एज एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस, एज अ सिस्टर, ब्रदर, आप थोड़ा थ्रेटेंड फील करना शुरू कर देते हो। तो ये जो फीलिंग है, इससे कैसे ऊपर निकलें, और इसमें दोनों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों पार्टीज की? सी, ये फीलिंग आना तो बहुत ही नेचुरल है और आनी भी चाहिए, आनी भी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए और बहुत नेचुरल है। तो इसमें क्या है, 2-3 एग्ज़ाम्पल से बताने की कोशिश करूँगा। एक मैं हस्बैंड वाइफ का एग्ज़ाम्पल ले लूँगा, एक मैं सिबलिंग्स का ले लूँगा। हस्बैंड अगर सुपरस्टार बनता है ना शोभा जी, और फेमस बनता है, तो उसको फिर बीवी को कुछ डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर और ये सब करना पड़ता है, ताकि उसका भी शो चले और उसको भी बोलें लोग जीके, ठीक है? जो एसआरके की वाइफ को जीके बोले। तो वो साथ लेके चल रहा है। एंड उसमें वो लोग बोल क्या टैलेंट नहीं, नहीं बीवी में टैलेंट है, उसने रिकॉग्नाइज किया, टैलेंट वाज़ ऑलवेज देयर। उसको मोनेटाइज किया ताकि उसका आइडेंटिटी बने। भाई ये क्या फायदा कि मैं तो, क्योंकि एक और सुपरस्टार है, उसका डिवोर्स हो गया। उसने शायद बीवी को नहीं लेकर गया उसने लेवल तक, अब बहुत नाम लेके पर्सनल हो जाता है, पर जहां अच्छा काम किया वहां मैं नाम ले दिया शाहरुख का। मेरे को अच्छा लगता है एसआरके बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स दिस डायनेमिक्स फैमिली की, बिकॉज आई एम ए फैमिली मैन। तो मैं तो फैमिली वाले पे ही पकड़ता हूँ जो सही है। तो जो नेगेटिव बहुत है जिनके डिवोर्स हो जाते हैं, जो अपनी बीवियों को आगे लेके नहीं जाते, खुद कई कई सुपरस्टार हैं, एक छोड़ दी दूसरी बीवी छोड़ दी क्योंकि खुद पहुंच गए उधर इतने ऊपर, वो बीवी को कहीं कुछ करा नहीं, फिर वो उतनी ठीक लगी नहीं, फिर ठीक वाली से कर ली, तो वहाँ गलती है। मुझे ये चीज़ लगती है अमित जी, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का जो आप एग्जांपल दे रहे हो, वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, जैसा आपने कहा कि जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है या जो ज़्यादा कर पा रहा है, वो दूसरे को अपलिफ्ट करे। नहीं तो वो नेचुरली ब्रेक वाला पॉइंट आ जाता है कि आप नहीं संभाल पाते हो उन चीज़ों का बोझ, जो आपको, जैसा आपने कहा, समाज तो आपको वो सारे डिफरेंसेस दिखाएगा ही दिखाएगा कि तुम कितने लायक हो, कितनी नालायक है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। लेकिन हाँ, अगर आप साथ-साथ में अपलिफ्ट कर रहे हो, आप फिर तभी तो आप एक यूनिट बनोगे ना, वरना यूनिट बनोगे कैसे? वरना तो आप 2 इंडिविजुअल्स हो, आप अपनी लाइफ में लगे हो, वो अपनी लाइफ में कुछ कर रही हैं, राइट? सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। तो जितने लोग बहुत अपने आप को सक्सेसफुल अभी फील कर रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आई रियली होप कि वो अपने लाइफ में, अपने रिश्तों में झाँक कर देखें कि आपने इंडिविजुअली बहुत कुछ अचीव कर लिया, बहुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ ले ली, घर ले लिया, सब कुछ कर लिया, औधा आ गया, सब कुछ आ गया। लेकिन क्या आपने जेन्युइनली, आपके साथ जो हैं, आपके भाई-बहन हैं या आपके वाइफ हस्बैंड हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आप कंट्रीब्यूटर कितने हो? सी, इसमें थोड़ा-सा मैं एक बिल्कुल सही आपने समराइज़ किया, थोड़ा-सा मैं डिस्क्लेमर डाल दूँगा कि इसमें इतना बोझ भी नहीं लेना है, क्योंकि अगला आदमी कई बार हो सकता है मैं अपलिफ्ट होना ही नहीं चाहता। करेक्ट। इट इज़ लाइक कि जैसे कोई लेट ही गया ना, अब उसको कहाँ उठाओगे? भई जो बैठा है उसको उठा सकते हो, जो लेट गया इतने, मतलब आप समझ रहे हो? तो उसमें ऐसा भी नहीं, क्योंकि कई बार क्या है, अगर आप को हाई परफॉर्मर हो तो आपकी टाइम एंड एनर्जी की लिमिटेशन है। लेकिन लेकिन आप सारा 100 रुपए कमा रहे हो, तो बीवी के 1 रुपए कमाने में आप अपना 80 रुपया नहीं खो सकते। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि नहीं अब मैं 20 कर लूँगा, तू 1 रुपया कमा ले। तो 21 रुपए भी रह गए ना। भई तुम 100 हो, वो 1 है, तो उसको 1 से 15 पे ले जाना है। तो मैं 4-5 गँवाने को तैयार हूँ एफर्ट मारने के लिए, ताकि मेरा मैं 100 से 95 पे भी गिरा, तो बीवी 15 पे आ गई। तो टोटल हम 110 पे पहुँच गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो 100 से मैं गिर के 20 पे नहीं आ सकता कि वो हो गया, क्योंकि कई केसेस में मैंने देखा है ये चीज़ भी गल कि होते हैं। इतना प्रेशर ले लेते हो आप कि हमें उनका भला करना है या उनके लिए कुछ करना है ताकि उनको अच्छा फ़ील हो, लेकिन वो जेन्युइनली इतना एफ़र्ट मारना नहीं चाहते। बहुत सारे केसेज़ में मैंने भी ऐसा देखा है कि जो वाइफ़्स हैं या फिर जो हस्बैंड भी हैं, वो फिर इतने लेड बैक हो जाते हैं कि वो जो आती हुई मदद भी है उसको एक्नॉलेज और एप्रिशिएट तक नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि तू मुझे, मैं रूठा रहूँगी, तू मुझे और मना। क्योंकि ये भी एक गिल्ट है कि तू इतना सक्सेसफुल हो गया, तो यू शुड बी गिल्टी अबाउट योर सक्सेस ऑल्सो। क्योंकि जो तेरी सक्सेस है, वो या तो मेरी वजह से ही आई है, या मैं बहुत थ्रेटन्ड फील कर रहा हूँ तो तू मुझे गिफ्ट्स दे,
या मुझे या कुछ तुम इस तरह मुझे की चीजें। सिक्योर फील कराओ। हाँ। मैं इनसिक्योर फील ना करूँ तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी कि तुम मुझे सिक्योर फील कराओ। एक हद तक आप ये ज़िम्मेदारी ले सकते हो, कोशिश कर सकते हो, जेस्चर्स कर सकते हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो इस इंडिविजुअल इंसान की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को कितना पीछे छोड़ना चाहता है। कई लोग क्या होता है, एक इनसिक्योरिटी सॉल्व करो दूसरी ले आते हैं, दूसरी सॉल्व करो तीसरी ले आते हैं। सो द पीपल हू चूज़ टू बी विद द प्रॉब्लम, जिनको सॉल्यूशन साइड पे जाना नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा कि कहीं वैसा एटीट्यूड तो नहीं है। क्योंकि अमित जी, रिलेशनशिप्स है ना जो इतने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड हैं। जैसा कि हम अगर एक तरफ की बात कर दें कि हाँ, उसकी ड्यूटी है अपलिफ्ट करना, लेकिन ये ना समझे कि किसी का ऐसा लेड बैक एटीट्यूड हो सकता है कि उसे कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। तो फिर वहाँ पे भी ये सारे जो फंडे हैं और ये सारी जो सोच है, वो काम नहीं आती है। देखो, आपने कॉम्प्लिकेटेड बोला, मुझे हाँ बोलने में तो फायदा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम डॉक्टर साहब हैं रिलेशनशिप के, पैसा कमाएंगे और हाँ भर दूं। पर फैक्ट क्या है कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है शोभा जी, बहुत ही सरल है। रिलेशनशिप्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सरल है। लेयर्ड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब इट इज लेयर्ड। अबाउट हाउ यू मेक मी फील, हाउ somebody makes you feel. It makes you feel good or bad. बस, वेयर यू फील गुड रिलेशनशिप इज गुड, वेयर यू फील बैड रिलेशनशिप इज बैड। बहुत ही सिंपल है। पेरेंट्स वांट टू फील गुड इफ यू विल सिट विद देम and spend time is a statement. Okay, now there is a boy or a man or something, he is unemployed, he wants to sit with his father whole day. No, नहीं, इतना भी नहीं बैठ। कुछ काम हमें कर। हमें तो तेरा टाइम चाहिए, जब तेरा टाइम बहुत कीमती हो जाए तब तू निकाल के, बिकॉज सबको कीमती चीज चाहिए। आप समझ रहे हो मैं कैसे बता, कीमती चीज कि तेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और तू बीवी को 1 घंटा दे रहा तो मुझे 2 घंटा दे रहा है, वो चाहिए मुझे। जब मेरे पास आते हैं तो मैं सिर्फ एक ही चीज चेक करता हूँ, जो मैं आज फ्री में भी बता रहा हूँ सबको, एक पूरा गुरु मंत्र। फरमाइशी प्रोग्राम लेके बैठी है सारी जनता शोभा जी, पत्नी अपने, माता पिता अपने, आदमी अपना, सबके फरमाइशी प्रोग्राम की लिस्ट है। सुबह की चाय, चाय भी नहीं बनाएगी तू, खाने के लिए तो कुक आता है, अब चाय भी नहीं मिलेगी मुझे। तो वो एक्सपेक्टेशंस हैं, होनी चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर अपने से ज्यादा रखोगे तो बेटर है कि व्हाट यू कैन डू। मैंने अपना भी बता लो, या मैं वैसे भी किसी और एग्जांपल लेके बता, कोई बहुत ही बड़ी अधिकारी है बीवी किसी की, कॉलेज बाहर नौकरी करके आई है, शी इज इन सिविल सर्विसेज, बहुत हाई पोस्ट पे, घर पे आई ट्रैवल करके, पति को बता रखा है, पति करता है, पति आते ही उसको ऐसे पानी ट्रे में, ठीक है, और वाइफ पूरी वो साड़ी वाड़ी जैसे वो होते हैं ना ब्यूरोक्रेट्स, पानी दे दिया पति ने उसको, है। वाइफ का रिएक्शन पर्स रखते, 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ, चाय मैं बनाऊंगी। पानी दिया है तुमने, तुम्हारी औकात नहीं उसकी चाय देने की या कुछ और, पानी देके फीलिंग दे दी उसको, चाय वही बनाएगी। और वही आके आए, तुम उसको एक्नॉलेज मत करो, या पति घर आ रहा है बीवी एक्नॉलेज ना करे, या कोई आ रहा है एंड ऐसे ही आसा सा चलते रहो, फिर बोलो लाइफ में दुख है, मजा, ऐसे करो ना। पत्नी को बोलो योर विश इज माई कमांड, एंड पति को बोलो। तो बेसिकली जो आप कह रहे हो, अगर मैं उसको समराइज करूं, तो ये है कि एक दूसरे को एक्नॉलेज करना, वो जो कर रहे हैं उस रिलेशनशिप में उसके लिए, रादर देन क्रिटिसाइज करना जो नहीं हो पा रहा है। देखो, क्रिटिसाइज को भी मैं बुरा नहीं मानता भाई, अगर मेरी बीवी मुझे क्रिटिसाइज नहीं करेगी तो क्या पड़ोसी को करेगी? शादी फेरे तो मेरे से लिए, तो मैं ही तो हूं जिसको क्रिटिसाइज करेगी, तो कर ले, क्रिटिसाइज भी कर ले, क्या दिक्कत है? और क्रिटिसाइज ये किसने कहा कि गलती कर रही होगी, सही भी कर सकती है। ये शादीशुदा हो आदमी, तो उसकी बीवी उसको डिप्रेशन में जाने ना दे। बीवियों का तो ये होता है ना, दुख, इतना दुखी भी नहीं करूंगी कि तू छोड़ दे जीवन, और इतना खुश भी नहीं रहने दूंगी कि वैसे छोड़, बीच से मैं रखूंगी। मतलब बीवी वो है जो कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने देती ना घटने देती, क्योंकि लिमिट होती है ना, बीपी एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, एक से कम हो जाता है, हर चीज का एक रेंज होता है। तो बीवियां इतनी प्यारी हैं, पति को ना ऊपर जाने देती ना नीचे, कहती वहीं रखूंगी। तो क्रिटिसाइज कर लिया, सरबराह बोल दिया, सरबराह भी तुम मेरे सरबराह हो, ये सब चीजें ना हमें बोलनी सीखनी चाहिए। और आप मेरे सरबराह हो, शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, ठीक है, फिर वो 3 दिन बाद डांट रही है तो शहंशाह पूछ रहे आज क्या इकबाल बुलंद नहीं है, 3 दिन पहले बुलंद, कहता है हो रखा है तेरा बुलंद, कर ले काम। तो क्या दिक्कत है, क्रिटिसाइज करने जो कि कुछ ढंग का काम कर रहा है, ढंग का काम अच्छा कर रहा है तो अप्रिशिएट कर दो, कुछ ढंग का काम नहीं हो रहा तो क्रिटिसाइज कर दो। आपने कुछ बेवकूफी कर ली तो क्रिटिसिज्म ले लो ना, क्या दिक्कत है?
मैं ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब हम मॉरल हाई ग्राउंड से बात करते हैं, हम जब बहुत मोरालिटी के एंगल से रिलेशनशिप्स को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। एंड स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपके जो फैमिली इश्यूज़ हैं, वो एकदम प्राइवेट होने चाहिए। आप किसी के साथ शेयर नहीं करो, आप किसी को, अपने पेरेंट को, अपने सिबलिंग को या अपने स्पाउस को किसी के सामने क्रिटिसाइज़ मत करो, उसकी उसकी निंदा मत करो। क्योंकि वो फिर आप अपने परिवार का जो एक प्राइवेट चीज़ है उसको आप बाहर लेके जा रहे हो। इट्स लाइक एयरिंग योर डर्टी लॉन्ड्री इन पब्लिक। वो चीज़ करना गलत है। नहीं, इसमें मेरे को क्वेश्चन समझने में, थोड़ा रिफ्रेम करने में करो कि जैसे एक परिवार तो होता है, आपकी आपकी बीवी, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, है ना? ये परिवार, और इसके बाहर ऑफिस के कुलीग्स एंड फ्रेंड्स। तो इनकी बातें ऑफिस फ्रेंड्स को ना बताओ, या बीवी की बात माँ को ना बताओ, बीवी की बात भाई भाई को ना बताओ। मतलब उस डिफाइन दैट फॉर मी फ्रेंड्स को कि ना कितना बताओ। तक फ्रेंड्स को, ठीक है। फ्रेंड्स को ना बताओ या बाहर किसी किसी और के साथ शेयर मत करो। ठीक है। और हस्बैंड वाइफ में भी ये होता है कि मेरी ये इशू मेरी मदर को मत बताओ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जिस भी रिलेशनशिप को हम एक यूनिट मान रहे हैं, अगर हम एक स्पाउस के रिलेशनशिप को एक यूनिट मान रहे हैं, तो बीवी मेरी ये बात मेरे हस्बैंड मेरे पेरेंट को ना बताए, या पेरेंट अपनी एक चीज़ को यूनिट मांग रहे हैं तो ये बच्चों को ना पता चले या घर से बाहर ना जाए। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी बहुत प्राइवेट रखना चाहते हैं हम अपने इश्यूज को, जितने छोटे में कंटेन कर सकें उसमें। एज एज पेरेंट्स भी आप क्या करते हो, अगर हमारे कोई इश्यूज चल रहे हैं तो हमारे बच्चों को ना पता चले। अगर बच्चों के कोई इश्यूज हैं तो बाहर रिलेटिव्स में ना पता चले, फ्रेंड्स को ना पता चले, जो भी है। समझ गया क्वेश्चन आपका, 3-4 लेवल पे आंसर करूंगा। सबसे पहला आंसर तो ये करूंगा कि ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि किसी को पता ना चले। करो ही मत ऐसी हरकत। कोई आदमी किसी महिला से अफेयर कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा पाप है, शादीशुदा आदमी। अब इस चीज को तुम्हें छिपाना है, तो तुमने कांड ही क्यों किया? ठीक है, पर तुमने गीला तो लिया, बेड पे डाल दिया, ये इतनी शर्म वाली बात नहीं है, मतलब गलत बात है, मतलब। और बीवी बोल रही है, अरे, मतलब बीवियों को बोलना चाहिए, बीवियां बोलती नहीं है कई बार। अपने बेटे को कुछ सिखा नहीं सकती थी कि कैसे रहता है, ठीक है, तेरे पास छोड़ दूं 5 दिन के लिए अभी, ठीक है। वो कहेगी, सास कहेगी, मैं अपने पहले वाले को ही भुगत रही हूँ, 2 नहीं भुगते जाते, तेरे को किस लिए लाई थी। कई बार ना मैं सोचता हूँ, इस तरह कन्वर्सेशन क्यों नहीं होते, क्योंकि एक्चुअली होने चाहिए इस तरह के कन्वर्सेशन। सी, आई एम अगेंस्ट पीपल एयरिंग देयर घर की बातें टूवर्ड्स एनीबडी स्टेइंग आउटसाइड दैट चार दीवार, ठीक है। तो इफ सास इज नॉट स्टेइंग, तो शी इज फैमिली ओनली। विद फैमिली तो यू कैन डिस्कस एन इशू, बट नॉट विद कुलीग्स, फ्रेंड्स एंड ऑल। उसके लिए रीजन क्या है? हम जैसे एक्सपर्ट है भाई। आज के दिन आ गया व्हाट्सएप। पति लड़के चला गया ऑफिस, अब वो तो बेचारा चला गया ऑफिस। अब 11 बजे मम्मी जी का फोन लड़की को, क्या हुआ? उनने तो वो वही रोज पूछना है ना, क्योंकि वो जो मदर पूछ रही है लड़की की, ऐसा थोड़ा ना उसकी मैरिड लाइफ बहुत ग्रेट है, उस पर उसको तो गॉन केस हो चुका है, क्योंकि रोहित इज इंटरेस्ट, क्योंकि रोहित इज अर्निंग यंग। तो बेटी का मिजरी देखना नहीं। बेट तू बहुत लो लग रही है, क्या हुआ? रोहित ने क्या किया? मम्मी ये ऐसे करके ये मेरे साथ गया, तो उसने 150 चीजें बता दी। माता पिता को सुननी नहीं चाहिए, माता पिता को बोलना चाहिए, बेटा निपटिए निपलो, नहीं तो डिवोर्स कर लो। ये निभा, क्योंकि उनसे सुनना ही नहीं है। नहीं, तो आपका जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए। बिल्कुल, मार पिटाई होगी, पुलिस का केस होना है तो बताना पड़ेगा। हाँ, 6 महीने से कुछ गड़बड़ चल रही है, बहुत ही नार्सिस्टिक घटिया आदमी मिल गया, ऑफ कोर्स बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो आंसर इज डिपेंडिंग ऑन द वही सिचुएशन। लेयर्ड है बेसिकली जो एक्स रिलेशनशिप का सब्जेक्ट है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैं बताऊंगा। बताओ, मैं बताऊंगा कब जरूरत है। तो बेसिकली ये कि ये जो आंसर्स हैं ये थोड़े लेयर्ड हैं, क्योंकि रिलेशनशिप्स वही ब्लैक एंड वाइट में एकदम नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कौन से पर्सपेक्टिव से, कितने टाइम से, कौन सा इशू, किस तरह का इशू, फिर आप किससे शेयर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें देखनी पड़ेंगी। तो बेसिकली जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स का बोझ हम लोग उठा रहे हैं कि हमारे फादर को नहीं पसंद कि हम अपने घर की बात किसी को बताएं, तो इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है बेसिकली, क्योंकि कई जो बच्चे हैं या कई जो स्पाउसेस हैं, वो इसी चीज़ के बोझ के नीचे बहुत फ़ियरफुल ज़िंदगी और बहुत ज़्यादा ऐसी ज़िंदगी की घुट रहे हैं। मतलब अपनी चीज़, आप अपना कुछ लाइट भी करना चाहते हो खुद को, या कुछ इम्प्रूव भी करना चाहते हो, कहीं से कुछ क्रिटिसिज़्म सुनना भी चाहते हो, वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि आप वो ब्लैंकेट स्टेटमेंट के प्रेशर के नीचे हो कि हाँ, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता है। देखो, अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में जितना आप पूछ रही हो, अगर सोच रहा है, और बहुत लोग सोच रहे हैं, वो वैसी लूजर लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ करने को नहीं है। मैं बोझ हूं, मैं। अरे भाई, तू नोट कमाना, काम नहीं है तेरे पास।
तू इतना सोच रहा है कि पापा क्या सोच रहे, सास क्या सोच रही है, माँ क्या, पति क्या, बीवी क्या, ये अरे भैया पैसे कमाना तेरा काम नहीं है। इतना टाइम है तेरा सोचने का कि क्या दुनिया भी क्या सोचेगी, ये भी अगर आप ही सोचोगे तो फिर दुनिया क्या सोचेगी। तो इतना थीटा नहीं लगाना है रिलेशनशिप में, ये आप लगा रहे हो फॉर्मूले और थीटे। फॉर्मूले जनरेशन है कि हमें बस बता दो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके क्या है, और नहीं नहीं वो भी नहीं होता, 5+8 का आप ही कर दो, नहीं 13 का 169, नहीं आप ही बता दो। अरे भाई इतना थीटे नहीं लगाने हैं, एकदम एंजॉय करना है लाइफ को। अच्छा, एक और रिलेशनशिप्स का डोमेन है वर्क रिलेटेड रिलेशनशिप, वर्क प्लेस पर रिलेशनशिप। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है और बहुत ज़्यादा जैसे आपने कहा एक गाइडलाइन बन गई है कि इस चेक बॉक्स में चेक होगा तो ये अच्छा कलीग है, ये अच्छा बॉस है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो वहाँ पे कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें अपने वर्क प्लेस में? स्ट्रेस को कभी जीवन में, ये वर्ड ही गलत है, स्ट्रेस को मैनेज करना। इट इज लाइक जहर को मैनेज करना। इट इज को मैनेज क्यों करना है आपको? आपको तो लेने का ही नहीं है। नहीं ऐसे नहीं होता अमित जी, देखो टारगेट्स होते हैं, बॉसेस होते हैं, ऐसे होते हैं, ये स्ट्रेस होता है, ये होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रखा है, आई टेल यू, बहुत ज़्यादा ऐसा स्ट्रेस बढ़ा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैज चेंज्ड इज कि हमारा जहाँ रिचार्ज होना था ना, घर हेवन था जो, जहाँ मैं रिट्रीट करके रिचार्ज हो जाता था, वो कोलैप्स कर गया। बाहर वाले जो बॉसेस है वो कह रहे हैं अबे इतना तो करेगा ही, मतलब उसको पता है ना 20 साल से पहले वो भी तो काम करता था, अब क्या हो गया, मतलब दे आर लाइक दैट। एंड ये जनरेशन क्रम्बल कर रही है। क्यों कर रही है मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज द पेरेंट्स आर फेलिंग। हाउ दे आर फेलिंग इज, एक बेसिक चीज है कि पेरेंट्स, हर एनिमल किंगडम की बात कर रहा हूं मैं, हम भी उसी में ही आते हैं, वी आर नॉट प्लांट्स, ठीक है। तो जब भी कोई ऑफस्प्रिंग को डेंजर होता है ना, और फियर होता है या स्ट्रेस होता है, कोई भी चीज, फियर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डेंजर, तो वो अपने पेरेंट के पास जाता है। वो छोटा सिम्बा ना अपने उसके पास जाएगा, वो बड़े शेर के पास जाएगा, पापा बचा ले आ गया, क्योंकि वही बचाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, पेरेंट से ही जब स्ट्रेस और फियर और एंग्जाइटी आ रही है, तो अब बच्चा कहाँ जाए। इंडिया में शोभा जी रोटी कपड़ा इज सॉर्टेड, मकान भी पेरेंट्स लेके बैठे हैं, और अगर उन मकान का सेट कर लो ना बच्चे का, तो 8-10 साल में सबकी आज़ादी है। कोई वर्क स्ट्रेस पे फेंक फेंक के जवाब मारने चाहिए सबको। वो अमिताभ बच्चन जो 1970s में नहीं है कि वो वाला एटीट्यूड, गिरे हुए पैसे नहीं उठाता मैं, वो एटीट्यूड में रहना चाहिए। अरे तुम क्या सिखा रहे हो, कॉर्पोरेट लाइफ ही वो कर रहे हो। अरे भैया देखो, जो मजबूर आदमी होगा ना, वो तो सफर करेगा, पर अगर आप मजबूर नहीं हो और तब भी सफर कर रहे हो, तो ये पाप है एज पर धर्म, कि आपका कोई जरूरत नहीं है आपको सहने की, तब भी सहन कर रहे हो, तो आप मूर्ख हो। इसमें अमित जी पर्सनल एम्बिशन भी एक चीज़ है, क्योंकि हर किसी को सर्वाइवल या जितने में गुजारा चल जाए उतने में सेटिस्फैक्शन नहीं है। इनफैक्ट मैं ऐसे कहूँगी लार्जली लोगों को नहीं है। उनको कुछ और, चाहे वो पर्सनल एम्बिशन हो कि मुझे ये बनना है, चाहे वो किसी को प्रूव करना हो, चाहे खुद को प्रूव करना हो, चाहे पेरेंट्स को प्रूव करना हो, या चाहे कुछ एक ग्लोरी की बहुत भूख अंदर से आपको है, पैसे की भूख आपको है, जो भी हो, पर्सनल एम्बिशन इतना स्ट्रांग है। और फिर मुझे लगता है 2 कन्वर्सेशन फिर साथ-साथ नहीं जा सकती। अगर आपका एक्सपोनेंशियल एक्सपेक्टेशन है खुद से, लाइफ से, तो आपका इनपुट भी फिर एक्सपोनेंशियल जाएगा, तो यू हैव टू लिव विद दैट। यू कांट से कि मैं मेहनत तो 8 घंटे की करूँगा लेकिन मुझे फिर सीईओ भी बनना है 10 साल में। मुझे लगता है ये कहीं न कहीं इस एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी में भी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आपको 8 घंटे की नौकरी विद वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए या कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशंस को भी अलाइन करना पड़ेगा कि शायद मैं असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर लेवल तक जाऊँ या फिर व्हाटएवर इट इज़। लेकिन वो हमारी जनरेशन को एक्सेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हर किसी को इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली 40 पे रिटायर होना है। अगर इस तरह की एम्बिशन है, तो आपको नहीं लगता कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स है जो आप कह रहे हो कि इतना काम करते हैं और काम करना पड़ता है, वो करना ही पड़ेगा? मैं आपको बता रहा हूँ बिना आपकी उम्र रिवील करे, आप भी डेटेड हो चुके हैं। अभी ये वाली जो नई जनरेशन है वो ऐसा नहीं सोचती। मैं तो सबसे जुड़ा हुआ हूँ ना, गुरुजी हूँ, कंसल्टेंट हूँ। तो जो आप ये बोल रही हो, ये आप अपने हिसाब से सवाल पूछ रही हो। ये आज के 25 साल वाले का सवाल नहीं है, वो तो कुछ बनने की नहीं सोच रहा है, उसका तो कुछ नहीं सोच रहा। वो तो कह रहा है कि भैया बस आज का कुछ हो जाए। उस आज के 25-26 साल वाले में वो कैटेगरी भी है योलो वाली, यू लिव ओनली वंस वाली, वो एक कैटेगरी भी है यंगस्टर्स की, बट एक ऐसी कैटेगरी भी है जिनका एक अनचेक्ड एम्बिशन है। मैं बहुत लोगों को जब मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो पता चलता है कि बहुत बड़े-बड़े ड्रीम्स हैं और वो सिर्फ ड्रीम लेवल तक नहीं है।
वो मुझे करना है, वो करके दिखाना है, उसके लिए तो है तो ठीक है, हमें क्यों गाइड करना है? इनको जलने दो। अगर स्टार बनना है तो जलना पड़ेगा, और जलोगे तो बर्नआउट होगा, बर्नआउट होगे तभी तो कंसल्टेशन के लिए आओगे। हाँ, डॉक्टर साहब बनकर हमें पेट खराब ना हो दुनिया का, तो हो जाए तो ठीक है, अच्छा है। 4 मौसमें नहीं आएँगी मैडम, तो डॉक्टरों का काम कैसे चलेगा? मौसम चेंज होते ही बीमार पड़ते हैं। तो डॉक्टर्स तो सेलिब्रेट करते हैं कि हाँ यार, जो बेचारा एमबीबीएस डॉक्टर है, जिसने ना किडनी खोलनी, ना हार्ट खोलना, ना नी चढ़ानी, ना ब्रेन कर का काम करना, उसका गुजारा कैसे चलेगा अगर मौसम एक जैसे हो जाए, सफाई हो जाए, इम्यूनिटी भी ठीक हो जाए, सब B12 ठीक लेके चल रहे हो, सबकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो, बेचारे दुकान बंद हो जाएगी इतने लोगों की। तो ये आप जो बोल रहे हो एक ऑब्जर्वेशन है, लेट इट बी देयर, इट इज एवरीबडी इज ऑन ए जर्नी, सम पीपल डिस्कवर इट। जो स्मार्ट हाउस होल्ड्स हैं, जहां पेरेंट्स ने कुछ अचीव किया है, वहां के बच्चे ये काम नहीं कर रहे। जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, उनके बच्चों में आग ज्यादा लगी है। और जो अपने बैक साइड बोलते हैं, जैसे रॉकेट ऊपर जाता है, आग लगा के चल रहा है, तो वो बूस्टर एक लिमिट तक ही होता है, वो जल जाता है, फिर वो रॉकेट जलता है, फिर वो बर्नआउट हो जाता है। बाकी लोग नहीं जला के बैठे, आराम से बैठे शांति से। एक ही दफ्तर में 2 एम्प्लॉइज हैं, सेम तनख्वाह, सेम कॉलेज, सेम क्वालिफिकेशन, सेम मेहनत। एक रिलैक्स्ड है आराम से, और एक में आग लगी पड़ी है। थोड़ा सा आप करेंगे चेक, तो 99% केसेस में जो रिलैक्स्ड और आराम से बैठा है, उसके पिताजी ने सेट कर रखा है उसको, बेटा जा, ये नौकरी तो इसलिए कराते हैं कोई लड़की मिल जाए शादी के लिए, नहीं तो बोलेंगे बाकी ये गाड़ी है, ये घर है, तेरा सेट है मामला, और सेविंग्स करनी है कर ले, ये घर तेरे नाम पे, तेरा हनीमून मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, और तेरे बाप ने ना इसलिए अपनी ऐसी तैसी नहीं करी थी कि तू भी ऐसी तैसी करे। तो वो स्ट्रेस ही नहीं लेता, वो हैप्पी गो लकी है। और दूसरे वाले को अचीव करना है अपना आग लगा के, और वो इसको ऐसा देखता है, ये तो बॉर्न विद द सिल्वर स्पून है और गोल्ड स्पून है। ठीक है, ये बॉर्न विद द सिल्वर गोल्ड स्पून है, ठीक है, तेरे बच्चे बॉर्न विद द सिल्वर गोल्ड स्पून रहेंगे, तुझे सफर करना है, तो एक जनरेशन पीछे है। एक्चुअली अगर कोई यहाँ पर पॉज़ करके जो आपने इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट बोली है, उस पे थोड़ा रिफ्लेक्ट करे तो समझ में आता है कि उसकी गहराई कितनी है। अच्छा अमित जी, एक और रिलेशनशिप्स में जो आजकल इशू कहूँ या फिर एक ऑब्जर्वेशन कहूँ, वो ये है कि कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत सारे हैं एक दूसरे से लोगों को, कि मुझे पहले क्या मिलेगा उसके बाद मैं कमिट करूँगा। और मैं देख रही हूँ कि इसके बहुत सारे खामियाज़े जो हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं। क्योंकि आप एक तरह से जब आप कमिटमेंट इश्यूज़ की बात करते हो, कहीं न कहीं आप कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट और कंपेयर कर रहे हो कि मुझे कितना दिया जा रहा है, तो फिर मैं इतना अपना टैप खोलूँ और इतना पानी निकले। इस तरह का जो कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं रिलेशनशिप, यहाँ पे व्हाट इज़ योर थॉट? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा आपका, बाकी भी बहुत अच्छे थे, बट इसको मैं थोड़ा दो बताना चाहता हूँ कि ये मतलब मुश्किल सा हो गया कि कवि कहना क्या चाहता है। कमिटमेंट में क्या हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट, ध्यान से सुनना, जो आप कह रहे हो कि मैं दूसरे से कमिटमेंट मांगता हूं ना, वो पता है क्या है, वो ये है कि तू मेरे से कमिटमेंट मत मांग। सब कॉन्शियस में, फॉर एग्जाम्पल, मैं एक लेजी निकम्मा पति हूं, मुझे नहीं घूमने का शौक। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये सच हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है, मैं अपना ज्यादा भेद नहीं बताता, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी वाइफ से इतने फरमाइशी प्रोग्राम करने की कोशिश करूंगा जो ना कर पाए, क्योंकि मुझे पता है मुझसे ये काम तो होना ही नहीं है। क्योंकि मुझे नहीं लेके जाना घुमाने। हाँ, मेरे बस का ही नहीं है यार, मेरा मन ही नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इससे फरमाइशी प्रोग्राम कर लूंगा, मुझे पता है इससे भी नहीं होगा। और फिर क्या होगा, फिर होगा कि जब ये बोलेगी तूने ये नहीं किया, तो मैं बोलूंगा तूने ये नहीं किया। और भाई साहब अगर इसने ये कर दिया, तो फिर मेरी कनपट्टी पे तो बंदूक लग गई, अब तो फट मार देगी गोली, ठीक है, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो दिस इज, ये जो मैंने बताई है, ये आपके पॉडकास्ट का हाईएस्ट पॉइंट है, ये इतना बड़ा ओरिजिनल ज्ञान है। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से बताता हूं कि जो हम एक दूसरे से कमिटमेंट्स मांगते जा रहे हैं ना रिश्ते में, ये हम बैकफुट पे डालना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज आप मांगनी बंद कर दो, बिल्कुल किसी से कुछ मांगो ही मत, खाना जैसा बने खा लो, घर जैसा है ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे ठीक, जो लाइफ जैसे चल रही है मुंह खोलो ही मत। यू विल रियलाइज आफ्टर 6 मंथ्स कि आपसे भी लोग ज्यादा नहीं मांगेंगे। एक कंपटीशन सा हो गया है, तूने मुझे यहां यूज किया, मैं तेरे को यहां यूज करूंगी, तूने मेरे से ये करा लिया, मैं तेरे से ये कराऊंगी। और ये हिसाब रख के इतनी मिजरेबल कर ली है रिलेशनशिप्स।
और ये बता के मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा वायरल ना हो जाए आपका पॉडकास्ट, आई रियली होप। पिछले वाला तो अपना 22 लाख व्यूज चला गया, उसमें तो आई होप वो चला जाए। इस वाले में मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है, फॉरवर्ड फॉरवर्ड मत करना ज्यादा, मेरे तो पेट पे लात पड़ेगी। जो आपका लॉयल ऑडियंस है वही देख के खुश रहे। क्योंकि रीजन क्या है, ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इससे तो सब रिजॉल्व भी हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं होता, पति ऐसे बैठा, अच्छा यार तेरे को वादा तो किया था ले जाने का, अब खाने पे, अब मेरे पेट में तो गड़बड़ चल रही है और मेरा मोटिवेशन ही नहीं है जाने का। तो क्योंकि खाना खाने के लिए तो मोटिवेशन होना चाहिए जाने का, अब वो है ही नहीं। तो वाइफ शुड एक्सेप्ट इट, स्पेशली अगर फूडी हस्बैंड है, क्योंकि मजा तो उसको खाना देख के आता है। तो ठीक है डार्लिंग, कोई बात नहीं, आज नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख लेते हैं, बकिंगहम वंडर्स, या ये बनी हनी कौन सी आ रखी, कुछ देख के तो वो कुछ टाइम ही पास करना है, कुछ कर लो, वो भी अच्छा है। थोड़ी देर में लगा यार चाय बना लें, अच्छा अब थोड़ा पेट ठीक हो गया, समोसे मंगा लें। तो ये चीज कर लेंगे तो कितना, आपको पता है कि ये इंसान जब इसका मूड होगा, जो इसके बस में होगा, ये बेस्ट कर देगा सहज तरीके से। द करेक्ट वर्ड इज, 10,000 रुपए का वर्ड इज सहज, विच कम्स नेचुरली। तो नेचुरली जो होता है उतना हो जाएगा। अब मैं हाउसवाइफ हूं, ये रोज जाके पैसे कमा के आता है, अब इसने कमिटमेंट मूवी की कर दी, नहीं पूरी हो पा रही क्योंकि इसके गधे बॉस ने इसको काम दे दिया। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, कोई बात नहीं यार, कर ले काम। और अगर अगर फिर अगले हफ्ते भी काम आ गया और लाइफ मिजरेबल चल रही है, तो फिर आपको अपनी ऐसे चुन्नी कस के बोलना चाहिए, तेरी बसंती भी जाके काम करेगी अब बाहर, क्योंकि तू अपनी नौकरी छोड़ सकता है या रिलैक्स कर सकता है। आई विल ऑल्सो ब्रिंग मनी टू द टेबल, क्योंकि हमारी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ हो नहीं रही। वो कुत्ता बॉस जो है उसने सारा हमारा समय ले लिया है। आई विल ऑल्सो वर्क, मेरे अभी गहने वहने नहीं लाने, सूट वूट नहीं लाने, फोन नहीं लाने, घूमी घूमी नहीं करनी, हमारा तो जीवन ही चुरा रहा है तेरा गंदा बॉस। एंड आई अंडरस्टैंड योर पेन्स एंड आई विल ऑल्सो वर्क। चल, पति कहेगा, बोल देगा ना, करेगी भी नहीं, सिर्फ बोल ही देगी, उतने में पति को ऐसे हो जाएगा ताता, ऐसे कम, वाओ क्या रिलेशनशिप है, क्या जज्बा है, आंसू आ जाएंगे उसके। पर बीवियां आदि कहीं नहीं घुमाने ले जाता, कुछ नहीं, वो घनचक्कर बना हुआ है पति। कंप्लेंट ज़्यादा है देन अप्रिसिएशन फॉर व्हाट दे हैव। मैडम ज्यादातर ना लो आईक्यू लोग घूम रहे हैं, वैसे एक्सेस ये भी है, आदमी भी और औरतें भी, ठीक है, और तभी झगड़े हो रहे हैं। क्योंकि सेल्फिश होना इज ओके, बट बेवकूफली सेल्फिश होना तो बेवकूफी है। मैं आपसे यही अगला सवाल पूछना चाह रही थी कि सेल्फिशनेस का क्या रोल है रिलेशनशिप में? सेल्फिश होना चाहिए? पहले तो सेल्फिश के करेक्ट डेफिनिशन क्या है? क्योंकि ये जो वर्ड है हमेशा एक नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ आता है कि वो बड़ा सेल्फिश है, वो बड़े सेल्फिश हैं, मतलब वो सही नहीं है, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो भी वो कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट राइट। तो रिलेशनशिप में चलो सेल्फिशनेस कैसे सेल्फिशनेस प्ले को आउट समझ करती लेते है? हैं, मैंने कोई वीडियो भी बनाया है सेल्फिशनेस को सरलता से समझते हैं। सेल्फिशनेस इज अ वर्ड कॉइंड बाय लेजी पीपल, लूजर्स, टू नेम अदर्स, जिनसे उनको कुछ काम चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक इंसान को दूसरे इंसान से 1 लाख रुपए चाहिए कुछ काम के लिए, वो कहता है मैं तो नहीं दे सकता, मेरे तो इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट है। तो कहता तू बेच के दे दे, कहता नहीं मैं तो नहीं बेच सकता। तो कहेंगे तू तो बड़ा सेल्फिश है, ठीक है। अब यहाँ डेफिनेशन, ये वर्ड ही गड़बड़ है एक्चुअली, ये वर्ड होना ही नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। इसको हिंदी में भी बोलते हैं स्वार्थी, अपना स्वार्थ। यार आप एक चीज बताओ, आपको मेरे से कुछ चाहिए है, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपको अपने लिए मेरे से चाहिए, अपनी सेल्फ के लिए मेरे से कुछ चाहिए, और मैं आपको नहीं देना चाहता वो, फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि मेरी चीज है वो। तो मैं कैसे सेल्फिश हुआ? यू आर सेल्फिश ना, यू आर वांटिंग समथिंग फ्रॉम मी विच आई डोंट वांट टू गिव यू, एंड देन यू आर ट्रीटिंग, नहीं तू सेल्फिश इसलिए है गुरुजी क्योंकि जब इसको चाहिए होता है तब हमसे मांग लेता है, तो मत देना अगली बार से, हो गया ना खत्म मामला। नहीं पर अपने टाइम पे तो, हाँ तो तू बेवकूफ है ना, अगर अपने टाइम पे तेरे से मांग जाता है और तेरे को नहीं देता, और तब भी तू फंसा हुआ है इसके साथ, तो तू बेवकूफ है। डोंट कॉल हिम सेल्फिश, कॉल योरसेल्फ मूर्ख। शोभा जी, आधी रिलेशनशिप इश्यूज ऐसे सॉल्व हो जाएं अगर हम अपने आप, अगर इफ यू आर सफरिंग इन रिलेशनशिप, आधे इश्यूज सॉल्व हो जाएं अगर हम अपने आप को एक बार मूर्ख मान लें। एक्चुअली मैंने सेल्फिश वाली कॉन्वर्जेशन इसलिए आपसे की क्योंकि स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो हमारी फैमिली वैल्यूज़ होती हैं उसमें एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि दूसरों की नीड्स को आप ऊपर रखते हो, जो हमें कभी कभी तो
इन शब्दों में ही बोल के सिखाया जाता है कि पहले आप दूसरे को प्रायोरिटाइज करोगे। और कभी-कभी ये सटल और अनसेड चलता है कि आपको दूसरों की नीड को ही प्रायोरिटाइज करना है, अपने आप बाद में देखेंगे। तो इसलिए वहाँ पे सेल्फिशनेस वाली जो आप जहाज में कन्वर्सेशन बहुत होती उड़ी है। होंगी मैडम, मैंने जहाज बहुत उड़ाए हैं, ठीक है, और आप जहाज़ों में बैठी होंगी, जहाज़ों में एक एयर होस्टेस आती है। जब भी ऐसे विमान में ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले अपना मास्क लगाना है, बोलते हैं ना, ये नहीं बोलते पड़ोसी का लगा दे, क्योंकि अब आप ही को सांस नहीं आएगा, आप ही नहीं बचोगे, तो दूसरे को मदद कैसे करोगे? वो बोलते पहले अपने आप को बचाना है। आपने अभी एक बात की थी कि आपसे ना नहीं बोला जाता है, लोगों से ना नहीं बोला जाता रिलेशनशिप्स में। ये जो ना बोलने का आर्ट है रिलेशनशिप्स में, इसको कैसे सीखें? व्हाई इन रिलेशनशिप्स, व्हाई नॉट अदरवाइज? आप मुझसे पूछो, लेट्स ट्राई, ठीक है, मैं आपका फ्रेंड हूँ, ठीक है, आपको फ्लैट ढूंढने जाना है गुड़गांव में, मेरे में बड़ी नॉलेज है, ठीक है, आप बोलो जी मेरे को, हाँ भाई फ्लैट देखने जाना है, आजा, बोलो। ठीक है, अमित जी, आपको तो इतनी नॉलेज है रियल एस्टेट के बारे में, मुझे एक फ्लैट लेना है, तो आप मुझे हेल्प कर दो। मैडम कंसल्टेशन लो, फीस दो, और आपको बता देंगे और जगह बता देंगे, सारा टाइप करा देंगे, और आपको प्रोफेशनल तरीके में सब चीज़ें दिखाई बताई समझाई जाएंगी। हम तो गाड़ी में धक्के करके राजू गाड़ी बन के घूमेंगे नहीं, पर चीज़ आपको बेस्ट मिलेगी, डिस्काउंट पे मिलेगी, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, आपके दिमाग में कोई शंका नहीं होगी। लेकिन मैं ऐसे दोस्ती में घूमूंगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, आपका क्या है, कई बार क्या होता है, चाहिए मुझे ये जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मुंह उठा के ढूंढने चले जाओ उस पारस पत्थर को जो मिलने ही नहीं वाला कहीं पे, और अपना पेट्रोल, दिमाग, दही सब कर लो। तो पहली कंसल्टेशन में पता चल जाता है कि मैडम जो आपको घर चाहिए ना, ये किचन अब आपको 12 बाय 18 की नहीं मिलेंगी, किचन तो सिंगल डिजिट में मिलेंगी। ये साइड भी सिंगल डिजिट है और ये भी सिंगल डिजिट है, तो 9 बाय 7, 9 बाय 6 ये मिलेगी। अल्ट्रा लग्जरी चले जाओगे तो मैडम चलो 11 बाय 7 कर लेंगे, यही किचन बन रही है। नहीं नहीं, पर फिर ये फ्लैट का साइज ये मैडम ऐसे ही मिल रहा है, आपको क्या चाहिए बताओ? नहीं मेरे को, मैं अंडर कंस्ट्रक्शन के कैसे पैसे दे दूं, कोई बात नहीं, रेडी टू मूव इन ये है, पर ये तो मुझे पसंद नहीं है, तो मैडम फिर ये वेट कर लो, वेट नहीं होता तो मैडम फिर मैनहट्टन में खरीद लो। ये करनी जरूरी है, नहीं तो दिमाग की दही हो जाएगी। बिकॉज एनीबडी हु कम्स टू यू विल कम टू यू फॉर योर टाइम, एनर्जी, ज्ञान, समथिंग टू टेक अवे फ्रॉम यू। नाउ यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि यू कैन ऑलवेज से नो। नहीं मेरे को गाड़ी चाहिए तेरी, नो आई विल नॉट गिव माई गाड़ी टू यू। बट प्रॉब्लम क्या है शोभा जी, ना इसलिए नहीं बोला जाता, डर लगता है रिश्ता खराब हो जाएगा, ठीक है, और रिश्ता खराब हो जाएगा डर इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास वो मैग्नेटिक शक्ति ही नहीं है रिश्ते को मेंटेन करने की, क्योंकि आपके पास वैल्यू गिविंग कैपेसिटी इतनी हाई होनी चाहिए, मैग्नेटिक एबिलिटी इतनी हाई होनी चाहिए कि वो लोहे कहीं जा नहीं सकते, वो चिपकेंगे आप पे आके। कभी बड़ा मैग्नेट को डर नहीं लगता कि लोहा आके चिपकेगा उसके साथ या नहीं, उसे चिपकना ही है। जो बेचारा थोड़ा सा लोहा मैग्नेटाइज हुआ है, जिसकी इतनी शक्ति है और उसको हर बार कहीं से मैग्नेटाइज, उसको प्रॉब्लम है कि कुछ चला जाएगा। अगर आपने रिश्ते एक्चुअली ऐसे बना रखे हैं कि जो ये गाड़ी लेने देने पे, उधार लेने देने पे, कुछ 2 बार ना कहने पे टूटते हैं, तो इनको तो टूट ही जाना चाहिए। ऐसे रिश्ते रख के क्या करोगे? मेरा भी लाइफ का एक बहुत क्लियर फंडा है कि जो कल का जाता है वो आज जाए। मैंने तो इस फंडे से अपनी लाइफ सॉर्ट कर ली कि उनको रिटेन करने के चक्कर में उन्होंने तो कुछ ना कुछ बहाना लेके जाना ही है आपकी लाइफ से, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके खुद की फैमिली मेंबर्स भी हैं, जिनको एक पर्टिकुलर तरह के इश्यूज करने की आदत है और बहुत ज़्यादा आप सॉल्व कर चुके हैं, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप का ना एक एक लेवल होता है। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ शायद आपका 2 बार ही इश्यू हो जाए तो आपको लगता है नहीं पढ़ना है इसमें, मुझे नहीं सॉल्व करना। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ शायद 10 बार भी इश्यू हो जाए, आपको लगता है नहीं अभी भी सॉल्व करते हैं। फैमिली आ जाती है उसके अगली लेयर के, जहाँ आपके 50 बार भी इश्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है नहीं सॉल्व करते हैं, वी कांट ब्रेक इट सो ईजिली। लेकिन वो 50 के बाद 51st टाइम तो आता है ना, जब आपको लगता है कि यार इट्स नॉट वर्किंग आउट, इट इज़ ड्रेनिंग मी टू मच। एक रिलेशनशिप में जो आजकल एक एक वर्ड और यूज़ हो रहा है, ड्रेन होना, कि आप इतने निचुड़ जा रहे हो उस रिलेशनशिप में। तो हो सकता है वो बाहर की दोस्ती के लिए 2-3 वक्त हो, शायद फैमिली के लिए 50 या 100 आपका नंबर हो, लेकिन जब वो नंबर एक्सीड कर जाता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं हमको इमोशनल मैच्योरिटी लानी पड़ेगी दैट इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी। तो आई आई बिलीव इन इन दिस नाउ, करेक्ट। जो कि मैं नहीं करती थी पहले बिलीव। पहले बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, वही वैल्यूज़ कि टूट नहीं सकता, चाहे कितनी भी उसमें दरारें आ जाएँ, चाहे वो एवरीडे की आपको उलझन बन रही है, रोज़ आपका खिटपिट हो रहा है,
बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत आपको ट्रॉमा आ रहा है, आपकी लाइफ की बाकी एरियाज़ में भी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि आप पीसफुल माइंड से काम पे नहीं जा रहे हो, मैसेजेस कुछ आ रहे हैं, व्हाटएवर दैट इज़, राइट? फिर उसके बाद मुझे समझ में आया लाइफ में धीरे-धीरे कि नहीं, कुछ रिलेशनशिप्स को शायद ब्रेक कर देना ही इज़ गुड फॉर यू, इज़ गुड फॉर योर पीस। अब वो रिलेशनशिप आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप देखिए आप कितने ट्राई करना चाहते हो। इफ इट इज़ लाइक अ फैमिली मेंबर, शायद आप 100 अटेम्प्ट्स लेना चाहते हो, करना चाहते हैं लोग अपने मैरिजेस में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई-बहन के साथ सेव करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं सेव करने की। बट समटाइम्स यू हैव टू जस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी द वे इट इज़, एंड आई रियली बिलीव इन दिस। और हो सकता है कई लोग इस चीज़ से एग्री ना करें, क्योंकि जब आप यूट्यूब पे इस तरह का कंटेंट डालते हो एक लार्जर ऑडियंस के लिए, तो हर तरह के एक्सपीरियंसेस वाले लोग आपका कंटेंट सुनते हैं। कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस से आ रहे होते हैं, जैसा मैंने बोला कि मेरा माइंडसेट ऐसे ही था कि फैमिली वैल्यूज़ ये वो। कुछ लोग ऐसे एक्सपीरियंसेस से आ रहे होते हैं जिनकी शायद फैमिलीज़ ही नहीं होती, तो डिफरेंट पीपल विल कंज्यूम इट इन अ देखो डिफरेंट वे। जिसको नहीं, सबको आना पड़ेगा, जैसे गाना है ना, सबको पहुंचना वहीं पड़ेगा। कोई 30 में पहुंच जाता है, कोई 35 में, कोई 40 कोई में, कोई 60 में। 45 में। पहुंचना सबको रियलाइजेशन होगा, ये सब थक जाते हैं। जब मैं यंग थी, मैं अपने मेरा कुछ प्रोफेशनल इंटरैक्शंस ऐसे रहे कि मुझसे 20-20, 25-25 साल बड़े लोग भी मेरे दोस्त बन गए या कलीग्स बन गए, और उनके साथ तो जब मैं उनसे चीज़ें सुनती थी, जैसे कि मुझे आज भी याद है, कोई एक मेरे फ्रेंड थे जो मुझसे 8 साल बड़े थे। उनसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में उनके थॉट्स सुने, जो कि मैं सुन के बहुत भड़क गई, और मुझे लगा कि यार ये कैसे सोच रहा है, और ये क्या नॉनसेंस है, और वही चीज़ें मैं आज अपनी लाइफ में आज सोचती हूँ, मुझे लगता है यार सेंसिबल बात है। मैं ये नहीं इनकरेज कर रही हूँ कि आप करो या ना करो, वो हर किसी का पर्सनल चॉइस है, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन, और बहुत लेयर्ड चीज़ें हैं ये सब। ऐसे आप राइट और रॉन्ग नहीं कह सकते हो किसी चीज़ को, ये मैंने सीखा। क्योंकि पहले तो मैं उसको बिल्कुल ही रॉन्ग कहती थी कि जस्टिफाइड ही नहीं है, ये गलत है, और ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत सारी लाइफ एग्जिस्ट कर नहीं रही है, और कहीं न कहीं हम वो थोड़ा-सा लॉन्ग रोप देना शुरू कर दें अपने रिश्तों में भी देखो इसमें कि सिंपल सा, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी चीज़ है, हमें राइट एंड रॉन्ग की चीज़ की जगह सिंपल सा देखना है कि ये चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप ये नहीं बोल सकते कि हार्ट की बीमारी होना, कैंसर होना ये अच्छी चीज़ है, डायबिटीज़ होना अच्छी चीज़ है, खराब चीज़ है। हमें पता है ये होती है और हमें डील करना है। तो अप्रोच करना है लाइफ को, हाउ टू डील विद इट, बजाय ये कहना ओह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो गंदी चीज़ है। तो यानी आपने गंदी बोल दी, दुनिया ने गंदी बोल दी, मैं भी गंदी बोलता हूँ कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसा थोड़ा ना कि होनी बंद हो जाएगी। एग्ज़ैक्टली। इट इज़ लाइक कि नो, एक्सीडेंट नहीं होने चाहिए, तो क्या नहीं होंगे? दारू नहीं पीनी चाहिए, तो क्या नहीं पिएँगे? सारी चीज़ें होंगी। इट इज़ लाइक हाउ यू डील विद देम, हाउ यू अवॉइड विद देम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अवॉइड देम। इफ यू गेट इंटू इट, व्हाट यू शुड डू नहीं, एंड मतलब व्हाट शुड मैं बी बोल कट ऑफ। जजमेंट की बात कर रही हूँ, जो हम रिलेशनशिप में बहुत जज करते हैं। मुझे लगता था जिन लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, बड़े गंदे लोग होते हैं। दे नहीं दे तो आर नहीं, नॉट वर्थ ऑफ योर रिस्पेक्ट। सी आपको ऐसा लगता है? आपने बोल मुझे दिया। ऐसा लगता था, नहीं, लेकिन नहीं, अब मैं वो आपको लेयर्स को अब आपको समझ नहीं लगता, पाती हूँ। अब आपको नहीं अब लगता, मुझे ऐसा नहीं अब लगता, ये आपको बहुत नहीं केस स्पेसिफिक है। नहीं कई लोग जेन्युइनली ऐसे हो सकते हैं जो जो बहुत ही खराब नहीं, हैं। नहीं, आप समझे ना, जैसे आपने एक स्टेटमेंट बोली कि आपको बुरा लगता था, अब आपको बुरा नहीं लगता। आप अभी तो काफ़ी लंबा हमारा हो गया है, कभी मिलना, मैं आपको 15 मिनट में बता दूँगा ये बहुत बुरी चीज़ है आपकी, फिर आपको बुरा एब्सोल्युटली। फिर लगने लग जाएगा। तो ये यही कलाकारी होती है। मैं अब भी बोलता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना गंदी चीज़ है, और जो लोग भी करते हैं गंदे हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। एंड मैं रिलेशनशिप में मतलब पीएचडी बाँट दूँ लोगों को, ठीक है? कि ले लो, बाँट लो, मेरे से ले लो, ठीक है? तुम टेस्ट दो और मैं तुम्हें दूँगा। मैं बोल रहा हूँ कि ये खराब चीज़ है, ठीक है? एंड it is not a good thing, and people who do it is are also not good for themselves and for others and समाज। तुम्हें जितनी जो करनी है तुम छोड़ दो ना, हिम्मत होनी चाहिए, करो फिर उसके बाद जो करना है तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं। कौन 1.5 करोड़ शादियां करो, किसने मना किया? ठीक है, पर ये वाला करना इज नॉट गुड फॉर समाज, ठीक है, दैट इज श्योर। कभी डिस्कशन होगा, कभी इस पे होगा तो बता देंगे भाई इट इज बैड, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग बीइंग जजमेंटल। ये भी एक अलग, वी शुड ऑलवेज बी जजमेंटल, judge people for what they speak, what they wear, it's okay, because अगर हम लोग क्यों बोलते हैं डोंट बी जजमेंटल, बिकॉज वी आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड। मेरे बड़े ख्यालात हैं जैसे भी हैं, मेरे को बड़े मस्त लगते हैं, मैं कहता हूँ आजा जज कर ले। ये अगर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है तब मेरे को डर लगेगा जज करने। डोंट जज मी फॉर दिस, नहीं, जज मी फॉर एवरीथिंग। यू जज मी फॉर एवरीथिंग एंड आई विल जज यू फॉर एवरीथिंग, लेट्स बिहेव नाइसली, आ जाओ, क्या दिक्कत है? ये क्यों बोले कि नहीं आई शुड, नहीं, जज करो, जिसको जिस डेफिनेशन से जज करना है करो, जिसको कर, क्या दिक्कत क्या है? एंड बोलना आसान है कि डोंट जज, एवरीबडी इज जजिंग एवरीबडी,
या आपको जज नहीं किया जाता तो फिर ये किसी को ये रेज कैसे मिलता है? एक को प्रमोशन मिल गया, दूसरे को नहीं मिला, तो क्या जज नहीं किया गया उन्हें? हर जगह तो जज किया जा रहा है, रिश्तेदारी में, रिलेशनशिप में, हर जगह। दो जेठानी है, देवरानी है, खूब रोज सास जज करती है, हाँ आज वाली ने मस्ते बढ़िया करी, इस वाली ने करी, तो जज हो रही है तो हो रही है। अब उन्हें अगर जजमेंटल से उसको सास की जजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है उन्हें, तो somebody विल वर्क टुवर्ड्स इट। जिसको नहीं लगती वो कुछ नहीं करेगी, कहते करती रहे जज, करती रहे, करती रहे, तू जेठानी को अच्छा बोलती रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, तेरा छोटा बेटा तो मेरी मुट्ठी में है, मुझे वही चाहिए, मेरा पति खुश है, मुझे पति से लेना देना है, कर ले जज साथ। तो लाइफ में जज होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया जज करती है, वो वोटर बेस भी जज करता है, मोदी जी को, राहुल जी को, दुनिया को। जो जीत गया इलेक्शन कर ले जज, जिसको करना है, क्या दिक्कत है, सभी तो जज कर रहे हैं। एवरीबडी इज बीइंग जज्ड ऑल द टाइम। व्हाई आर वी अफ्रेड ऑफ बीइंग जज्ड? बिकॉज व्हाई, क्यों डर लगता है? डोंट जज मी फॉर दिस, नो, लेट्स जज यू, एंड एवरीबडी विल जज यू डिफरेंटली। अब हमने पॉडकास्ट किया है तो विल पीपल नॉट जज अस? अभी कोई बोलेगा ऐसे, कोई लाइक करेगा, कोई अच्छा कमेंट में लिखेगा, कर ले भाई, आजा, मोस्ट वेलकम। ये तो बहुत ही बेकार बात है, तुम समाज को तोड़ने की बात कर रहे हो। हाँ, तू ही वो लूजर है जिससे अच्छे लोगों को मैं छुड़वाने की बात कर रहा हूं, तो तू ऐसे ही लिखेगा, करेगा जज। और जो हम पीड़ा में फंसे हुए हैं, जिनको हम छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लूजरों से दूर रहो, जो तुम पे लटके हुए हैं, वो अच्छा कहेंगे, पर जज तो हम होंगे ही होंगे ना। हाँ, जजमेंट की परवाह करे बगैर ही, जैसा आप भी नहीं, एक वो भी यूट्यूबर गलत हो। है। मैं आपको बोलूँगा यार, तू हर बात में मेरे को जजमेंट की मैडम परवाह भी बहुत है। मैं तो चाहता हूँ सब तारीफ करें। क्यों? आप, मैं बोलूँ, मैं एक इनकॉरेजिबल ट्रुथ बोलने वाला और सुनने वाला और समझने वाला इंसान हूँ। मैं कह रहा हूँ, मेरे को जजमेंट की बड़ी परवाह है मैडम। मेरे को अगर गंदे कमेंट्स आते हैं मेरे वीडियो में, मैं विचलित हो जाता हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूँ? मैं सब वाई-फाई चाहता हूँ, मैं सब अच्छा चाहता हूँ। मैं सब चाहता हूँ जहाँ बोले यस यू आर नंबर 1 क्लैरिटी गिवर। और अगर कोई मेरे को गंदा बोलते, मुझे बुरा लगता है, बट देन वो बुरा लगने के बाद भी मैं काम करता हूं। दैट इज समथिंग विच इज नॉट देयर इन पीपल। झूठ कैसे बोलते कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता? मेरे को बहुत फर्क पड़ता है, तब भी मैं करता हूँ काम। तो बेसिकली वही कि जजमेंट के इर्रिस्पेक्टिव हैं आपके एक्शंस। लाइक हमारे पॉडकास्ट पे भी अगर पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आता, जो भी है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे, बिकॉज आई एम क्लियर अबाउट माई इंटेंशन कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और मेरा इसका क्या पर्पज़ है, और मुझे इसमें क्या मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, जो भी है, मेरे अपने रीजन है इसको करने के, विच इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पर इसमें जजमेंट। भी कैच है, इसमें भी कैच है। आपने एक पॉडकास्ट किया, हाँ, या मतलब अगर मेरे एक एक किया, साथ दूसरा 100 किया, फेल सब, हो जाए। हाँ, तो उसमें ये एग्जैक्टली, होता है कि देन यू हैव टू गो देन यू बैक हैव टू टू योर ड्राइंग बोर्ड अंडरस्टैंड। एंड से कि, जैसे मैं बताता हूं अपने बारे में, जो मेरी लाइक और मजे अभी आ रहे हैं, 3 साल 4 साल पहले जो मैं बोलता था, बहुत गालियां पड़ती थी, बुरा भी लगता था, पर मुझे पता था कभी तो हमारा देश सुधरेगा। लोग कहते कि तेरे चैनल के इतने सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, वो, अरे जिस दिन मेरे चैनल के उतने हो गए, उस दिन हमारा देश सुपरवार हो जाएगा। नहीं होने वाला इतनी जल्दी। मैं तो चाहता हूं हो जाए, क्योंकि नहीं समझ में आती सब लोगों को बात। सब लोगों को घुट्टी पी के, कहते हैं ना बचपन में, पिला रखा है, ऐसे करना है, क्वेश्चन नहीं करना। सबसे अच्छा बच्चा कौन है? जो अपने पेरेंट को हर चीज पे क्वेश्चन करे, नहीं बता क्यों, नहीं क्यों करूं। ही इज द पर्सन जो आपको जंग जीत के लाएगा कहीं जीवन में। जो एकदम प्लायबल है ना, वो नहीं करेगा, वो तो मर जाएगा बेचारा कहीं पे भी। वो हो जाते हैं, जैसे पुराने वो होते थे ना, जो सबसे खुरापाती लोग होते हैं ना, सबसे बढ़िया सैनिक बनते हैं, जिनका दिमाग चलता ही उल्टा है। क्योंकि जो सीधा लड़ेगा, हाथी लेके जाएगा, घोड़ा लेके जाएगा और ऐसे करेगा, वो तो, उसको तो कोई भी मार देगा सीधे वे में। जिसका दिमाग चलेगा ना, जैसे शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी, वो गुरिल्ला वारफेयर, तो वो 100 के साथ 5000 का इफेक्ट दे देगा। तो जिनका वहां दिमाग ऐसे चलता है, अपने बहुत ग्रेट वॉरियर है छत्रपति शिवाजी, एंड ऐसे बहुत कम हुए हैं हमारे। पर हमें उनको इसलिए फॉलो करना है, नॉट फॉर व्हाट, वो बहादुरी तो दिखाई, वो तो करनी है, पर सिर्फ बहादुरी को नहीं अप्रिशिएट करना, चतुराई को अप्रिशिएट करना है। सिचुएशनल अवेयरनेस इज व्हाट आई कॉल दैट। अनफॉर्चुनेटली इन आवर कंट्री, फ्लाइंग में ये वर्ड बहुत यूज होता है, सिचुएशनल अवेयरनेस, एविएशन में बहुत यूज होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोगों को अपनी लाइफ में सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत पुअर है। कभी हम आगे कुछ चर्चा करेंगे तो इस पे करेंगे, ये क्या होता है और कैसे इसको इंक्लूड करके लाइफ को बहुत अच्छा किया जा सकता सिचुएशनल अवेयरनेस मतलब अपनी परिस्थिति जो करंट है उसके बारे में आप कितने है। जागरूक हैं अपनी नहीं, ओवरऑल।
सबकी क्या हो रहा है, डायनेमिक सिचुएशन है। आपके आप जब आसपास। जहाज उड़ा रहे हो तो आपको सिर्फ ये नहीं पता होना चाहिए कि मेरा जहाज कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि भैया एयरपोर्ट किधर है, मौसम किधर है, दूसरा जहाज क्या है, फ्लाइट लेवल क्या दे रखा है, हाँ मेरा कोई कोलिजन का चांस तो नहीं है, नीचे को टैक्सी आउट कर रहा है क्या, मतलब यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर, कितने टाइम पे मैं पहुंचूंगा, ऐसा है, मौसम क्या है, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग। आपने तो खैर बहुत जहाज उड़ाए हैं, हाँ, तो वही वही तो वही वही मैं बता रहा हूँ, तो उस चीज में अवेयरनेस का पता होना चाहिए इन सब चीजों का कि क्या है, अवेयर होना चाहिए। तो जैसे आदमी वहां अवेयर होता है, वैसे अगर ग्राउंड पे अवेयर हो जाए, रिलेशनशिप में अवेयर हो जाए, तो आदमी बहुत सुखी हो सकता है। अच्छा, रिलेशनशिप्स को एकदम स्मूथ चलाने के कोई अगर 3 मंत्र आपको मुझे देने हो तो कौन-से होंगे? पहली बात तो फिर आप मेरे को बड़ा आप इरिटेट भी हो सकते हैं, क्योंकि हर आदमी जब सवाल पूछता है ना, तो उसका सीधा-सीधा जवाब दिया जाता है, ठीक है? मैं ये पूछता नहीं, हूँ, आप आपने टेढ़ा दे सवाल दो। पूछा कि रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए, ठीक है, क्या 3 चीज़ बताएँ? कुछ तो मैं बताऊँगा, ऐसी बात नहीं। पर मैं ये बोलता हूँ कि रिलेशनशिप को स्मूथ चलाना क्यों है? स्मूथ में तो एक्साइटमेंट है कहाँ? जब भी हम कहीं झूले में जाते हैं और हम कहते हैं हू और फिर हू करके, तो रोड पे गाड़ी सीधी चलेगी, इसमें क्या एक्साइटमेंट है? वो जो पानी में जाते हैं ऊपर से ऐसे नीचे, या कोई राइड होती है, मजा तो उसी में है ना। तो रिलेशनशिप में यही है मजा, ऊपर फिर नीचे। तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट चेज़ करना चाहिए? इज़ दैट अ रियलिस्टिक गोल? चेस करना चाहिए रियलिस्टिक गोल। मतलब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एक्साइटमेंट भी क्यों चाहिए रिलेशनशिप में हर वक़्त? इतना प्रेशर क्यों है रिलेशनशिप के ऊपर कि इसको एक्साइटिंग ही होना चाहिए? रिलेशनशिप को एक्साइटमेंट का मेरे को तो समझ नहीं आता। रिलेशनशिप तो ऐसा होना चाहिए कि बगल में बैठे हैं, तो उसको 5 बजे हो गए, तो 5 बजे, अब लोग पता नहीं इसको समझ लेते हैं, कई बार मैं अपने एग्जांपल लेके नहीं बताता, पर कई बार ऐसे समझ लेते हैं, समझ सकते हैं कि कहीं अपनी लाइफ से एग्जांपल देता है ये, पर मैं कोट नहीं करता। 5 बजे मियाँ बीवी बैठे हैं, चाय बना दे यार, तू बना ले, 5:15 हो गए, ठीक है, अबे कल बनाई थी मैंने, आज तू बना ले, अबे बना लेना, कुछ करती भी नहीं तो, कुछ किया भी नहीं तूने, अरे तू बना ले, मैं नहीं बनाती, ये नहीं करती। 5:45 बज गए, 5 बजे से लगे हुए हैं, दोनों बैठे हुए हैं, कोई नहीं जा रहा, बगल में किचन है, चाय ही बनानी है, ठीक है। तो 5:45 पे कुकी आ गई, अब तू बना ले। ये 50 मिनट की ये जो चीज है, यही अच्छी रिलेशनशिप है। कोई कुछ एक्साइटमेंट क्या है इसमें? कोई भी एक्साइट, चाय अगले दिन कभी हुआ, मेड आने नहीं वाली आज कुक, मैं वही तो कह रही पांच हूँ। बजे 5 बजे ऐसा, तू चाय बना ले, फिर वही तू ही बना ले, आज तो आने भी नहीं वाली, अच्छा ठीक है, मैं बनाता हूँ या मैं बनाती हूँ, तू मेरे साथ खड़ी हो ले, चल ठीक है, साथ खड़े होते हैं। तो बस फिर अब मैं चाय बना रहा हूँ, तू बना रही, में क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज चाय तो वहां बननी है स्टोव पे, तुम्हें जाके कौन सी कस्सी करनी है? तुम्हारे साथ, तभी मैं पतियों को बोलता हूँ, ये पत्नियां कुक करती है ना जब, तो पत्नियों को आता है कुक करना, पति जाके बैठ जाए स्लैब पे और स्टोरियां सुनानी शुरू कर दे, और पत्नी ऐसे से काट रही है, ऐसे कुछ, और ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, अरे वो इतना एफर्ट थोड़ा ना लगता है, कढ़ाई में बनना है ना, कुछ तेल ने काम करना है, गैस ने काम करना है, एफर्ट तो वहां लगना है, कोई ऐसे थोड़ा। पर उसको क्या, आदमी ना ऐसे मोबाइल अपना ऐसे बैठ गए, लगा रहा है आईपीएल देख रहा है, मैच देख रहा है, या स्टॉक मार्केट में उसे टाइकून बन जाना है या कुछ, और वो बेचारी बीवी वहां ऐसे ऐसे कर रही है, जब वो ऐसे ऐसे कर रही है तो उसको लगता है ये लाट साहब है, मैं लूजर हूँ, सारा कलेश ही इस चीज का है। उस लाट साहब को बोलो वहीं बैठ जाए, किचन में खड़ा हो जाए और बातें करता रहे कुछ इंटरेस्टिंग, बोल बातें करा लो, मेरे को तो बातें आती हैं, ठीक है, बातें कर लो, तू बातें कर ले, कोई बात नहीं, मैं बनाती हूँ, तेरी आज बनाएगी, मैं काम हाँ, करूँ। तो बेसिकली जो पॉइंट मैं ड्राइव होम कर रही थी वो ये था कि एक्साइटमेंट मुझे नहीं लगता बहुत इम्पोर्टेंट और कंसिस्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप का, क्योंकि एक्साइटमेंट कभी कभी होती है, किसी किसी टाइम होती है, हर वक्त इट्स नॉट अ वेरी कंसिस्टेंट फीलिंग कि मुझे हर वक्त एक्साइटेड लग रहा है अपने रिलेशनशिप में। तो जो आप एग्जांपल दे रहे थे रोलर कोस्टर का, मुझे लगता है वो भी एक बहुत राइट मेरे हिसाब से पैरामीटर नहीं है टू। सी अगर आप रोलर कोस्टर को देखोगे ओवर ए पीरियड ऑफ 20 years, तो देर विल बी 2 years ऑफ गोइंग अप, देर विल बी 2 years ऑफ कमिंग डाउन। मैं वो डेली बेसिस की बात नहीं करी है, मैंने हाइज की बात करी है, जब आपके पास पैसा था उड़ा दिया, फिर नहीं भी था, फिर आप उस फेज में चले जाते हो जब बच्चों पे खर्चा हो रहा है, ईएमआई शीएमआई चल रही है, तो वो उतना नहीं हो रहा, तो वो गुर्बत के दिन देख रही है वो कपल, तो वो रिलेशनशिप क्या रोलर कोस्टर है। तो वो जो मैंने आपको बात बताई वो डेली बेसिस पे नहीं बताई। लोग तो आज के दिन कोई भी चीज बताओ तो दिनों में ही देखते हैं। मैं बोल रहा हूँ 2024 कैसा था किसी का,
तो पूरा साल के हिसाब से बताया जाएगा, ये नहीं कि जुलाई में तो ऐसा था। जनरली क्या था, वॉज इट अ ईयर व्हेन यू सॉ समथिंग बिग और डाउन और ऐसा, तो उसके हिसाब से अगर आप देखो तो लाइफ में कुछ ऊपर अच्छा दिखेगा, कुछ बुरा दिखेगा, चलते रहने दो। नथिंग विल बी परफेक्ट। परफेक्शन में तो देखो, परफेक्ट तो गैस इक्वेशन भी नहीं होती, पीवी इक्वल टू एनआरटी डालना पड़ता है उसमें, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है। 24 कैरेट का गोल्ड होता है, पर उससे गहने तो नहीं बनते। गहने बनाने के लिए उसमें कुछ डालना पड़ता है, तो 22 कैरेट बन जाता है। तो जब वो भी 22 कैरेट में ही बनता है ना, तो यही है लाइफ। 22 कैरेट से काम चला लो, तो 18 बेसिकली से उतना चला लो। उतना फ्लॉ अलाउ करना भी चाहिए और ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपके अंदर भी है। अमित जी, अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं। रिलेशनशिप की हमने बहुत सारी एस्पेक्ट्स को यहाँ पे टच किया इस एपिसोड में। ना जाते-जाते मैंने आपसे पिछली बार भी ये सवाल पूछा था जो मैं अपने हर गेस्ट से पूछती हूँ, उनकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। पिछली बार जो आप डेफिनेशन देके गए थे बहुत रिलेटेबल लगी, बहुत लोगों ने कमेंट में भी लिखा कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका था। तो अभी वो चेंज हुई है या आप सेम ही तरीके से ऐसा डिफाइन नहीं, करते हो? अगर लाइफ चेंज नहीं होती 8-10 महीने में, तो फिर आप बेकार लाइफ जी रहे हो। तो उसमें मैंने डेफिनेशन बनाई थी दैट यू शुड कीप इम्प्रूविंग एंड कीप मेकिंग मनी व्हेन यू आर स्लीपिंग एंड यू शुड बी इम्प्रूविंग एवरी डे। ठीक है, तो आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हो। क्योंकि लोग कहेंगे लाइफ में सुकून होना चाहिए, डेफिनेट। अबे ये तो बेर मिनिमम है, सुकून तो होगा ही होगा। सुकून होने में ही खुश होगे तुम? ठीक है, नहीं, बस पीस होनी चाहिए, संतोष होना चाहिए। अब संतोष बहुत है, पर और भी चाहिए, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। तो इस बार मेरे को और क्लैरिटी ये है कि हमें ना गेम्स खेलते हैं, लाइफ इज ए गेम। नौकरी पे आप गेम खेलते हो, हाउसवाइफ घर में गेम खेलती है। क्या गेम खेलती है? रसोड़े में क्या बना, माता की चौकी लगेगी, अब शगुन हो गया नहीं हुआ, कौन उठा टाइम पे नहीं उठा, घर में कैसे क्या चल रहा है, आदमी बाहर काम कर रहे हैं, सब गेम्स खेल रहे हैं। बच्चों का गेम क्या है? स्कूल जाना। कॉलेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले का क्या है? कोचिंग में, आईआईटी की तैयारी, यूपीएससी की, सब लोग अपना गेम खेल रहे हैं। नौकरी भी एक गेम है कि आपको कुछ आता है। ठीक है, सो मेरे को सक्सेस ये लगती है कि आज के टाइम में और आने वाले टाइम में यू शुड बी नोइंग मेनी गेम्स टू प्ले, मिनिमम 6, 7, 8 गेम्स। जैसे मेरे को लगता है आज तो इकोनॉमी ठीक कर रही है, तो चलो ये काम कर लेते हैं। रियल एस्टेट ठीक कर रही है, तो ये कर लेते हैं। स्टॉक कर रहा है, तो ये कर लेते हैं। सब लोग दुखी हैं, तो दुख का व्यापार कर लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन, इफ यू नो मेनी गेम्स, तो यू विल नेवर बी एंग्जाइटी। आईटी वाले को क्या होता है? आईटी वालों का, अरे अब एआई आ जाएगा तो अबे तेरे को और काम नहीं आते क्या? तू एआई और आईटी में ही निपटेगा क्या? एआई खा जाएगा मेरा जॉब। अब मेरे जैसे का हम, मैं तो, मेरा जॉब एआई कैसे खाएगा? मैं तो इतनी मीठी मीठी बढ़िया बातें करता हूँ, एआई तुम्हारी कभी नहीं कर सकती। एआई तो नीरस बातें करती है। सारे मैंने ट्राई करके देख लिया कि कैन एआई रिप्लेस मी, देन आई रियलाइज एआई कैन नॉट रिप्लेस मी। मेरे लेवल की जो बातें हैं वो एआई नहीं आएगा। एआई सुपरफिशियल बातें कर देगा, आत्मा को नहीं छू सकती एआई। हो सकता है एक दिन छू जाए, पर अभी तो नहीं है। टुडे इज नॉट द डे। ठीक है, बढ़िया खाना नहीं बना सकती एआई। एआई खाने के बारे में सब बता देगी, बनाना। चाइना वालों ने ट्राई भी कर लिया बहुत ज्यादा। तो यू शुड नो मेनी गेम्स। आज ये यूट्यूब चल रहा है, आप ये पॉडकास्ट चल रहा है, कल को कुछ और चलेगा। पहले कुछ और चल रहा था। अभी आप ये देखो, ये बॉलीवुड वालों का कितनी पिक्चरें, अभी इनकी टिकटें इतनी हाई करके कलेक्शन बताते हैं। मजा ले कोई बता दे फुटफॉल्स कितना है। गदर पिक्चर का जितना फुटफॉल था, उतना आज तक किसी पिक्चर का नहीं हो लिया इंडिया में। उस टाइम टिकट 5-10 रुपए की थी। तो ये करोड़ करोड़ में रहते हैं। जीएसटी कितना जाता है? ऑम्नियस मॉल में जाओ, यहाँ पिक्चर यहाँ 500 रुपए की एक टिकट हो जाती है। पॉपकॉर्न इतना महंगा है। तो द फैक्ट ये कि यू शुड नो मेनी गेम्स टू प्ले। अब वरुण धवन की हनी बनी करके वेब सीरीज आ गई। अब वो सोचे कि मैं तो फिल्म स्टार हूं, मैं क्यों नेटफ्लिक्स में बनाऊं इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तक शाहरुख खान तो नहीं आया नेटफ्लिक्स पे। तो बट देन ही रियलाइजेज, यार आई हैव टू प्ले मोर गेम्स, अदरवाइज खत्म हो जाएंगे। तो एवरीबडी शुड नो मेनी गेम्स टू प्ले। सो आई होप इस एपिसोड से, इस डिस्कोर्स से लोगों को अपनी लाइफ में झांकने का मौका मिला हो और जिस भी तरह से वो अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं, जो भी नज़रिया रखते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि उनके बारे में हमने लार्जली आज बात की है, वो अपनी लाइफ में देख पाएँ कि कहाँ कहाँ पे जो कुछ बातें हमने की है, क्या वो फिट हो सकती हैं या नहीं फिट हो सकती हैं। जो भी वो थॉट रखते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मतलब चैलेंज करें, रादर देन सेइंग कि मैं कमेंट्स में भी देखती हूँ कि लोग कंफर्म करने आते हैं कि अरे आप जैसा सोचती हैं मैं बिल्कुल वैसा सोचती हूँ, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप ये। मुझे लगता है वो ठीक है, वैसे लोग भी होने चाहिए, बट ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि यार आप जो बात कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आई और मैं समझना चाहता हूँ और मैं
थोड़ा सोचना चाहता हूँ उसके बारे में। तो ऐसे सब लोग कम समझाया हैं। जाता है पैसे दे के। वीक ऐसे लोग स्टूडेंटों कम की हैं। ट्यूशन पे ही आते हैं। ऑन दिस नोट आई होप लोगों ने यहाँ से रिलेशनशिप के बारे में इस एपिसोड से कुछ सीखा होगा। एंड अमित जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस कॉन्वर्जेशन, फॉर दिस सेकेंड एपिसोड ऑफ द जर्नी विद इन पॉडकास्ट जो हम साथ में कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज एपिसोड। आई एम श्योर आज के इस पॉडकास्ट में आपने बहुत कुछ नया सुना और सीखा होगा। आपको जो बातें अच्छी लगी, जो बातें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर रही हैं, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो, ये पॉडकास्ट और बहुत लोगों तक पहुंच सके और लोगों का अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूव करने का और अपने रिलेशनशिप को देखने का जो नज़रिया है वो सही सेट हो सके। इस एपिसोड को किन्हीं ऐसे 3 लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनको आप रिलेशनशिप्स को लेकर एक इम्प्रूव्ड, एक ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सपेक्टिव देना चाहते हो। थैंक यू अगेन, and I'll see you in the next episode.